सरस्वती नमस्तोभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। नमस्कार, स्वागत है सभी का आपका मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों आपके इस हिंदी भाषा वाली क्लास में। कैसे हैं आप लोग? आशा है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और व्यस्त होंगे, अपने अपने परीक्षा की तैयारी में लगे होंगे। सभी को शुभम भूयात, मंगलम भूयात, स्वस्थ शुभ हो, मंगल हो, सुमंगल हो सभी की परीक्षाओं के लिए। जो भी हमारे लोग जुड़ गए हैं सभी को बहुत स्वागत है जी। सेशन की शुरुआत करते हैं हम लोग और हम लोग कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में जुड़ेंगे और 50+ आपके क्वेश्चंस हैं, तो उसमें आपके गद्यांश भी होगा, आपका पद्यांश भी होगा, आपकी पेडागोजी भी होगी। फिलहाल चलते हैं, फिर शुरुआत करते हैं सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण क्लास को। ठीक है? हाँ, सभी को मेरा नमस्कार है। जो भी छात्र जुड़े हैं सभी का स्वागतम, नमस्कार, प्रणाम जी। कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं आप लोग? स्वस्थ और मस्त और व्यस्त होंगे। हिंदी भाषा वाली ये क्लास है और हम लोग, मैंने जैसा कि हमने बताया कि हम आपको गद्यांश भी कराएंगे पद्यांश भी होगा, साथ में आपका शिक्षण भी होगा। ठीक है? सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार हमारी ओर से, स्वागतम। ठीक है, चलिए। हम जब भी गद्यांश हल करेंगे तो हमको क्या करना है? डायरेक्ट हमको गद्यांश नहीं पढ़ना है। पहली चीज तो ये ध्यान देना कि डायरेक्ट हमको गद्यांश नहीं पढ़ना है। सभी को जी नमस्कार नमस्कार। आइए, गद्यांश नहीं पढ़ना है, थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ जाना है और हमको सबसे पहले क्या करना है? अपना पैसेज का प्रश्न पढ़ लेना है। पैसेज का प्रश्न पढ़ने से होगा क्या? ठीक है जी, सभी को नमस्कार, राधे कृष्णा। ठीक है, सबसे पहले हमको पैसेज का प्रश्न पढ़ने से ये पता चल जाता है, पैसेज का जब हम क्वेश्चन पढ़ लेते हैं तो ये चीज क्लियर हो जाता है क्या कि आखिर पैसेज किस विषय में है। और जब हम पहले प्रश्न पढ़ लेंगे उसके बाद जब हम गद्यांश पढ़ना शुरू करते हैं तो जैसे कुछ प्रश्न हमारे ध्यान में रहता है तो हम वहीं से पढ़ते समय ही उसके उत्तर के बारे में समझ लेते हैं कि भाई ऐसा तो, अच्छा ये शब्द जब पढ़ते हो, जैसे कहीं लिखा है लोक कथाओं में शामिल है घटनाएं, लोक कल्पना, लोक जीवन के रंग, लोक की उड़ान। अब गद्यांश में कहीं पर भी लोक कथाओं में शामिल है ऐसा कहीं, या शामिल शब्द आ गया, लोक कथाओं में शामिल किया जाता है ऐसा शब्द आ गया, तो आपको लगेगा नहीं, आपको एक प्रश्न पूछा हुआ है लोक कथाओं में शामिल है, तो उसी लाइन में आपका आंसर मिल जाता है, वहां घटनाएं होगा, लोक कल्पना, लोक जीवन या कुछ भी होगा। ठीक है, तो हमको जो भी करना है, सबसे पहले हमको गद्यांश का क्या पढ़ना है बेटा? गद्यांश का हमको पढ़ लेना है सीधे सीधे क्वेश्चन। ठीक है, चलिए और आगे चलते हैं। अभी हम आपको क्वेश्चन नहीं करा रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं कैसे आपको हल करना है परीक्षा में। लोक कथाओं में शामिल है घटनाएं, लोक कल्पना। अब जो भी, अब देखो उत्तर हमेशा हमको कैसे देना होता है? अकॉर्डिंग टू पैसेज देना होता है। कैसे देना होता है? अकॉर्डिंग टू पैसेज देना होता है। तो पैसेज में जो होगा वही सही होगा, है कि नहीं मेरे प्यारे? लोक कथाओं में किस परिवेश की महक की बात की गई है? किस परिवेश की महक की बात की गई है? किस परिवेश की महक की बात की गई है? और परिवेश कौन सा होगा? जहां परिवेश शब्द आया होगा या महक आया होगा। कभी कभी जी, कभी कभी क्या होता है, हमको भाव समझकर भी उत्तर देना पड़ता है। अभी हम पैसेज देखेंगे तब आपको बताएंगे। ग्रामीण परिवेश की, बच्चों के आसपास मौजूद परिवेश की, शहरी परिवेश की या विद्यालय परिवेश की, लोक कथाओं में किसकी महक आती है? तो इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि उत्तर हमको हमेशा पैसेज पढ़ोगे तो उसके अकॉर्डिंग ही करना है। समझ रहे ना? बच्चों से हमारी क्या अपेक्षा रहती है? तो जो अपेक्षा रहती है वो बताओ। अब ऐसा थोड़ी ना कि आपकी बच्चों से अपेक्षा कि तुम्हारा छात्र कलेक्टर बन जाए,
डीएम बन जाए, है ना। हमको वो आंसर करना है जो पैसेज में होगा। वे कहानी में मजे लें, वे कहानी की घटनाओं को याद रखें ताकि आगे की कहानी जुड़ा सकें। कहानी सुनाना, घटनाओं की भाषा को समझना। थोड़ा सा जुकाम है तो थोड़ा सा डिस्टरबेंस होगा, ठीक है। एक सेकेंड। चलिए, अनुच्छेद के आधार पर, अनुच्छेद बोले तो गद्यांश के आधार पर कहा जा सकता है कि इसका मुख्य बिंदु क्या है। लोक कथाएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं। लोक कथाओं में, अब जब लिखा है अनुच्छेद के आधार पर, तब तो आपको पूरा गद्यांश जब पढ़ोगे तो उससे जो भाव निकल के आ रहा है उसके आधार पर आंसर करना है कि लोक कथाएं हमारे जीवन का हिस्सा हैं। लोक कथाओं में लोक तत्व होता है। लोक कथाओं के माध्यम से कल्पना, तर्क और भाषा का विकास किया जाता है, या कहानी में याद रखना जरूरी होता है। लोक तो अनुच्छेद जब पढ़ोगे तो इसका भाव पता चलेगा। आगे आ जाऊं। परिवेश की महक, इस पद का अर्थ क्या होता है? कि परिवेश की खुशबू, परिवेश की गंध, या कहते हैं परिवेश की विशेषताएं और सीमाएं, या परिवेश की कहानियां। ठीक है। अब परिवेश की, अब जब अभी ये तो पता चलेगा जब गद्यांश पढ़ लोगे जी। चलिए तो, अरुण यहाँ मधुमय देश हमारा, अरुण यहाँ मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण। यह बहुत अच्छी कविता है, ये पद्यांश है, आया हुआ है आपकी परीक्षा में। तो आइए पहले हम गद्यांश पढ़ते हैं। लोक कथाएं हमारे आम जीवन में सदियों से रची बसी हुए हैं, है ना जी। लोक कथाएं हमारे जीवन में सदियों से रची बसी हुई हैं। ठीक है। इन्हें हम अपने बड़े बूढ़ों से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। ठीक है। लोक कथाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि बचपन के शुरुआती वर्षों में बच्चों को अपने परिवेश की महक, ध्यान देना, लोक कथाओं के बारे में हम भी, यह भी कहा जाता है कि बचपन के शुरुआती दौर वर्षों में बच्चों को अपने परिवेश की महक, सोच व कल्पना को उड़ान देने के लिए, जो परिवेश की महक, सोच व कल्पना को उड़ान देने के लिए इनका उपयोग जरूरी है। इसका उपयोग, लोक कथाओं का उपयोग, ठीक है जी, इसका उपयोग जरूरी है। लोक कथाओं का उपयोग जरूरी है। हम यह भी सुनते हैं कि बच्चों के भाषा के विकास के संदर्भ में भी इन कथाओं की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। किसके? के बच्चों के भाषा के विकास के संदर्भ में भी। ठीक है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन लोक कथाओं के विभिन्न रूपों में हमें लोक जीवन के तत्व मिलते हैं। ठीक है भाई, लोक कथा जो हम पढ़ते हुए हैं उसमें हमारे लोक लोक जीवन के, हमारे दैनिक जीवन के बहुत सारे तथ्य प्राप्त हुआ करते हैं जो बच्चों के भाषा विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। ठीक है, जो इसमें बच्चों के भाषा के विकास में उल्लेखनीय भूमिका निभाते हैं। आगे आइए। अगर हम अपनी पढ़ी हुई लोक कथाओं को याद करें, अगर हम अपनी पढ़ी हुई लोक कथाओं को याद करें तो सहजता से हमें इनके कई उदाहरण मिल जाते हैं। तो सहजता से इनके कई उदाहरण मिल जाते हैं। जब हम कहानी सुना रहे होते हैं तो बच्चों से हमारी, ठीक है, जब हम अपनी पढ़ी हुई लोक कथाओं को याद करें तो सहजता से हमें इनके कई उदाहरण मिल जाते हैं। जब हम कहानी सुना रहे होते हैं तो बच्चों से हमारी यह अपेक्षा रहती है कि वह पहली घटी घटनाओं को जरूर दोहराएं,
बच्चे भी घटना को याद रखते हुए साथ साथ मजे से दोहराते हैं। ठीक है, पहली घटी घटनाओं को जरूर दोहराएं। बच्चे भी घटनाओं को याद रखते हुए और साथ साथ मजे से दोहराते हैं। इस तरह कथा सुनाने की इस प्रक्रिया में बच्चे इन घटनाओं को एक क्रम में रखकर देखते हैं। ठीक है, उसके बाद इन क्रमिक घटनाओं में एक तर्क होता है जो बच्चों के मनोभावों से मिलता जुलता है। क्या बताती है लोक कथाएं? कमलेश चंद्र जोशी की ये कोई कहानी है, कोई कथा है ये जो लिया गया है। ठीक है ना जी, वही कह रहे हैं लोक कथाओं से में शामिल है घटनाएं, लोक कल्पना, लोक जीवन के रंग, लोक की उड़ान। तो लोक कथाओं में क्या शामिल है, क्या बताओगे क्या शामिल है? ठीक है जी। हम्म। बताओ, लोक कथाएं हमारे आम जीवन में सदियों से रची बसी हैं। हम इन्हें महक सोच व कल्पना को उड़ान देने के लिए इनका उपयोग जरूरी है। ठीक है जी, इसमें क्या है, बचपन के शुरुआत में बच्चों को अपने परिवेश की महक रोज व कल्पना को उड़ान देने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। बच्चों के भाषा के विकास के संदर्भ में भी इन कथाओं की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा कि क्योंकि इन लोक कथाओं में के विभिन्न रूपों में हमें लोक जीवन के तत्व मिलते हैं। क्या मिलते हैं? लोक जीवन के तत्व मिलते हैं। लोक जीवन के तत्व, लोक जीवन के रंग। सी इज द राइट आंसर। कौन सा? नॉट बी, ओनली सी। ठीक है, क्या बात है। हाँ जी दुर्गा जी, बहुत स्वागत है। लोक जीवन के रंग, तत्व या रंग। लोक कथाओं में किस परिवेश की महक की बात की गई? ग्रामीण परिवेश की, बच्चों के आसपास मौजूद परिवेश की, शहरी परिवेश की, विद्यालयी परिवेश की। तो बताओ कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कुछ आपके लिए पेडागोजी भी है, आगे पद्यांश भी है। पर बताओ, लोक कथाओं में किस परिवेश की महक की बात की गई है? ग्रामीण परिवेश की, बच्चों के आसपास मौजूद परिवेश की। उत्तर बताओ सभी लोग। हाँ, अब आइए देखते हैं परिवेश में किसकी बात की गई। जहां परिवेश, अगर हम अपने पीढ़ी, तो परिवेश कहाँ गई? आज परिवेश की बात कहाँ आ रही है जी? बच्चों को अपने परिवेश की महक सोच व कल्पना को उड़ान देने के लिए इनका उपयोग जरूरी है। हम यह भी सुनते हैं कि बच्चों की भाषा के विकास में इन कथाओं की उपयोगिता महत्वपूर्ण है। इसलिए कहा जाता है कि इन लोक कथाओं के रूप में हमें लोक जीवन का रंग मिलते हैं जो बच्चों के भाषा के उल्लेख से भूमिका निभाते हैं। ठीक है, इन्हें हम बड़े बूढ़ों से बचपन से सुनते आ रहे हैं। लोक कथाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि बचपन के शुरुआती वर्षों में बच्चों को अपने परिवेश की महक, बचपन के शुरुआती वर्षों में अपने आसपास के महक सोच व कल्पना को उड़ान देने के लिए इनका उपयोग जरूरी होता था। तो इसमें क्या होगा? बच्चों के आसपास के मौजूद परिवेश की। ठीक है, हाँ, ये परिवेश की महक की बात है। परिवेश की महक क्या? उसके आसपास का जीवन। ठीक है, हाँ, समझने की कोई बात, कोई दिक्कत नहीं। आसपास का जीवन, ठीक है, परिवेश मतलब आसपास का जीवन, बचपन के आसपास का। बच्चों से हमारी क्या अपेक्षा रहती है कि वे कहानी में मजे लें, कहानी की घटनाओं को याद रखें ताकि आगे की कहानी जुड़ा जा सके। कहानी सुनना सुनना या घटनाओं की भाषा को समझना, बच्चों से हमारी क्या अपेक्षा रहती है? ठीक है, बताओ फटाफट, आप लोग आंसर करो जी। चलिए बताएं। वे कहानी में मजे लें, कहानी घटनाओं को याद रखें ताकि आगे की, भाई देखो यहाँ पर बार बार कहा गया है वो कहानी की घटनाओं को याद रखते हुए साथ साथ मजे से दोहराते हैं। बच्चे भी घटनाओं को याद रखते हैं, पहले घटनाओं को जरूर दोहराएं। तो घटना को याद रखने की बात की जा रही है।
तो वे कहानी की घटनाओं को याद रखें ताकि आगे की कहानी जोड़ा जा सके, दोहरा सके मतलब जोड़ा जा सके। बिल्कुल आपका राइट आंसर है, तीसरे का बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ें, आगे चलते हैं। अनुच्छेद के आधार पर कहा जा सकता है कि इसका मुख्य बिंदु क्या होता है। जो आपने इतना लोक कथा के बारे में पढ़ा, ये जो गद्यांश आपने पढ़ा है जी, इसके बारे में क्या कहा जा सकता है, हमको बताएं। लोक कथाएं हमारे जीवन का एक हिस्सा होती हैं। लोक तत्व होता है। लोक कथाओं के माध्यम से कल्पना, तर्क और भाषा का विकास किया जाता है। कहानी में याद रखना जरूरी है। बताओ, फटाफट आंसर करो जी। चलो जी, फटाफट आंसर करेंगे इसमें। अनुच्छेद के आधार पर क्या कह सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 मेंशन करके हमें आंसर करें ताकि हम समझ पाए। 4 लिख करके ए बी सी डी क्या सही करना चाह रहे हैं वो बताएं, ठीक है। इसका मुख्य बिंदु क्या है, इसके आधार पर कि लोक कथाएं हमारे जीवन का एक हिस्सा ही हैं। लोक तत्व है। लोक कथाओं के माध्यम से कल्पना, तर्क, इतना भाषा का विकास किया और कहानी में याद रखना आवश्यक है। तो बताओ, चलो फटाफट। गद्यांश जब आप पढ़ते हो तो इसको क्या लगता है कि लोक जीवन के तत्व मिलते हैं जो बच्चों के, ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इन लोक कथाओं के विभिन्न रूपों में हमें लोक जीवन के तत्व मिलते हैं। या बच्चे भी इस तरह कथा सुने कि इस प्रक्रिया में बच्चे इन घटनाओं को एक क्रम में रखकर, इस प्रक्रिया में घटनाओं को एक तर्क होता है जो बच्चों के मनोभावों से मिलता जुलता है। ठीक है जी। या अगर हम पढ़ी हुई लोक कथाओं को याद करें तो सहजता से हमके कई उदाहरण मिल जाते हैं। जब हम कहानी सुना रहे होते हैं बच्चों के, हमारी यह अपेक्षा रहती है बच्चों से, हमारी अपेक्षा की पहली घटी घटनाओं को वहां दोहराएं, याद रखें, साथ साथ मजे से उसको दोहराते रहें। ठीक है। और यहाँ पर क्योंकि इन लोक कथाओं के विभिन्न रूपों से हमें लोक जीवन के तत्व मिलते हैं जो बच्चों के लोक जीवन के तत्व, उनका भाषा का विकास हो रहा है। क्या होता है बेटा, लोक जीवन का तत्व और भाषा का विकास, लोक जीवन का तत्व और भाषा का विकास। तो ध्यान दीजिए, लोक जीवन का हिस्सा है, लोक कथाओं में लोक तत्व होता है, लोक कथाओं के माध्यम से कल्पना भाषा का विकास किया जाता है। तो बिल्कुल आप सी इज द राइट आंसर कर सकते हैं। बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा है। अगर आपने यही आंसर किया है तो ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, परिवेश की महक पद का क्या अर्थ है। परिवेश की खुशबू, परिवेश की गंध, परिवेश की विशिष्टताएं और सीमाएं, परिवेश की कहानियां। जो कहते हैं उनके परिवेश की महक आती है। आइए इसका भाव क्या है, आप उत्तर करो, बाकी हम पैसेज भी दिखा रहे हैं। जहां है, जहां लिखा होगा परिवेश की महक, उसी के आगे ही उसका भाव छिपा होगा। ठीक है जी। लोक कथाओं कहा जाता है बचपन के शुरुआती दौर में बच्चे अपने परिवेश की महक, सोच व कल्पना को उड़ान देने के लिए इनका उपयोग जरूरी है। किसका उपयोग, लोक कथाओं का उपयोग। जो लोक कथाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि बचपन के शुरुआतों में, बस क्योंकि हमारी कथा, लोक कथाएं हमारे आम जीवन में सदियों से रची, बस इन्हें हम अपने बड़े बूढ़ों से बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। लोक कथाओं के बारे में यह भी कहा जाता है कि बचपन के शुरुआती वर्षों में बच्चों को अपने परिवेश की महक सुकन्नाओं को उड़ान देने के लिए इनका उपयोग जरूरी होता है। पूछा ऑप्शन क्या क्या दिया है, परिवेश की विशेषताएं और सीमाएं। ठीक है, हम गद्यांश के आधार पर कह सकते हैं परिवेश की विशेषताएं और सीमाएं की बात की जा रही है। एकदम राइट आंसर है। ठीक है, छोटा मत समझना, पैसेज है लेकिन काम का है। ठीक है, पैसेज है बच्चा लेकिन काम का है। काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के सबसे उचित उत्तर वाले विकल्प का हमको चयन कीजिए, चयन करना है। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं, पढ़ते हैं फटाफट। जितने लोग जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत है आपकी इस सुंदर सी पावन सी हिंदी भाषा वाली क्लास में, गद्यांश पद्यांश और पेडागोजी के साथ। अरुण यहाँ, अरुण बस हम पढ़ेंगे और यहाँ पे बहुत ज्यादा आपको व्याख्या और भाव की आवश्यकता नहीं होती है। आपका क्वेश्चन हल हो जाए, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं है। अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहाँ पहुँचो अनजान क्षितिज को, मिलता एक सहारा। अरुण यहाँ मधुमय देश हमारा, सरस ताम रस गर्म विभा पर,
नाच रही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हरियाली पर, मंगल कुमकुम सारा, अरुण यहाँ मधुमय देश हमा। बहुत अच्छी रचना है, बहुत अच्छी कविता है, ठीक है। लेकिन समयाभाव के कारण हम सीधे आपको कविता पढ़ाते हैं और आगे चलते हैं ना। छिटका लघु सुर धनु से पंख पसारे, शीतल मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस ओर मुंह किए, समझ नीड़ निज प्यारा, ठीक है। बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, मंदिर ऊंघते रहते जब जब जगकर रजनी भर तारा, अरुण यहाँ मधुमय देश हमारा, ठीक है। ऐसा यहाँ पर सुबह सुबह के सुंदर लालिमा के सुंदर के सुबह चित्रित वर्णन का वर्णन है यहाँ पे। कुमकुम को निम्न में से किसका प्रतीक माना गया है? सौभाग्य का, दुर्भाग्य का, अंधकार या शैलों का? किसका प्रतीक है? अब यहाँ पे जो कुमकुम शब्द आया है, सरस मनोहर, छिटका जीवन हर मंगल, छिटका जीवन हरिय मंगल कुमकुम सारा। कुमकुम यहाँ किसका पर्याय है? बताओ, यहाँ कुमकुम शब्द यहाँ किसका पर्याय है? सौभाग्य का, दुर्भाग्य का, अंधकार का, या शैलों का, या फिर सौभाग्य का? तो कुमकुम शब्द यहाँ सौभाग्य का द्योतक है। किसका जी? कुमकुम शब्द यहाँ सौभाग्य का द्योतक है जी। ठीक है, सौभाग्य का द्योतक है। आगे आओ। निम्नलिखित में से क्षितिज का अर्थ क्या होता है? किसका? क्षितिज का अर्थ क्या होता है? ठीक है, क्षितिज का अर्थ क्या होता है? वह स्थान जहां ज्वार के भांटे दिखाई देते हैं। क्षितिज शब्द आया है ना, क्षितिज। वह स्थान जहां नदियों के मुहाने मिलते हैं, वह स्थान जहां से विज्ञान एवं तकनीक की शुरुआत होती है। ठीक है, बस फास्ट ही करते हैं। वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश मिलते। तो यहाँ क्षितिज का अर्थ क्या होता है? क्षितिज शब्द आया है, उसका आंसर बताएं। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर प्लीज मेंशन करके आंसर किया करेंगे तो अच्छा लगेगा, ठीक है। ए 7 नंबर प्रश्न है, वह स्थान, तो कहोगे सर डी, वह स्थान जहां पृथ्वी और आकाश। आप देखते हो ना, जब आप ऐसे बहुत दूर खाली प्लेस पर देखो तो एक जगह ऐसा दिखा जहां लगता है आसमान और आपकी पृथ्वी मिलती हुई दिखाई दे रही है, वो क्या है? वह स्थान को हम क्षितिज कहते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विभा का पर्यायवाची नहीं है? तो ये उसी में से आपको पद्यांश गद्यांश से पर्यायवाची समानार्थी विलोम पूछ लेता है। 7वें कड़ी, बहुत बढ़िया दुर्गा जी, क्या बात है, बहुत स्वागत है जी, है ना जी। प्रकाश, चमक, तमस, रोशनी। तो भाई नहीं है पूछा है तो तमस शब्द नहीं है। चमक, प्रकाश, रोशनी, ये सब विभा विभा है, ये सब उसका पर्याय है, उसका समानार्थी है। समझना, उसका वह समानार्थी पद है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? तो तमस इज द नॉट राइट आंसर, ठीक है, नॉट राइट आंसर, ओके। तमस इज नॉट। निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग उपर्युक्त पंक्तियों में नहीं किया गया है? अब आपको फिर से पंक्तियां देखनी पड़ेंगी। शिखा शब्द का, उषा, उषा का, करुणा का, रोशनी का। आइए देखें कौन सा शब्द गद्यांश उस पद्यांश में नहीं आया है, ठीक है। उषा क्या है? शिखा, उषा, करुणा, रोशनी। शिखा, उषा, करुणा, सहारा सब, सरस तामरस विभाग नाच सही तरु शिखा मनोहर, छिटका जीवन हर मंगल सुगम सारा, लघु धुन से पंख पसारे, शीतल आया है मलय समीर सहारे, उड़ते खग जिस और मुंह किए, समझ निज प्यारा, बस बरसाती आंखों के बादल बनते जहां भरे करुणा जल, मंदिर ऊंघते रहते जब जग कर रजनी भरतारा। तो यहाँ पर देखो, जरूरी नहीं कि पर्टिकुलर उस शब्द की बात की गई है। यहाँ पर अरुण का मतलब होता है वो उषा का समय है, अरुण का समय वह, ठीक है। उषा का समय की यहाँ चर्चा की गई है। कहाँ गया जी प्रश्न? ठीक है, शिखा, करुणा, रोशनी। करुणा, शिखा शब्द का भी प्रयोग आया है, ठीक है। रोशनी का भी प्रयोग नहीं आया है, इसमें कहीं रोशनी दिख रहा है? देखते हैं ये। मंदिर रजनी भर तारा, तारा, करुणा जल, ठीक है, आंखों के बादल, खग जिस ओर मुख के, समझ नीण निज प्यारा, समीर सहारे, कुमकुम, ठीक है।
पंख पसारे, सुर धनु, तमस सरस, ताम्र छिटका जीवन हरियाली, तरु शिखा, ठीक है, शिखा शब्द आया, शिखा शब्द, ठीक है, सहारा मनोहर, अनजान क्षितिज, ठीक है, मधुमय। तो यहां पर कहीं हमको रोशनी जैसे शब्द का यहाँ पे सार नहीं मिल रहा है, कहाँ गया जी? करुणा शब्द भी आया है, शिखा आया है, उषा आया है, नहीं किया है, किस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है? तो रोशनी इज द राइट आंसर। कहीं पर रोशनी शब्द का हमको वहां पर भाव, यहाँ पर पर्टिकुलर शब्द की बात नहीं की गई, यहाँ पर वहां भाव अर्थ भी लिया गया है, ठीक है जी, वहां पर भाव अर्थ लिया गया है। फवतियां कसना का निम्न में से क्या अर्थ होता है? ठीक है, मुहावरा है फवतियां कसना का, इसका क्या अर्थ होता है? देखा देखी करना, रहस्य या दुख से दिन काटना। फवतियां, फटाफट कमेंट करके आंसर करें। मुहावरा है, बताओ सभी विद्यार्थी, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी विद्यार्थी बताएंगे जी। फवतियां कसना, बताओ। रहस्य प्रकट करना, देखा देखी करना, ताना मारना, दुख से दिन काटना। कमेंट करके बताएंगे सारे विद्यार्थी, जो भी लोग। फवतियां कसना का क्या मतलब होता है यहाँ पर जी? फवतियां कसना, कह रहे हैं सर डी आंसर होगा, कह रहे हैं दुख, दुख से दिन काटना। डी, गोपाल भाई फटाफट आंसर कर दो जो रोली। आठवें का डी, 9वां प्रश्न है। कुछ लोग अभी 8वां बता रहे हैं, लेकिन चलिए। तो यहाँ पे इसका अर्थ होता है जी ताना मारना। मुहावरा फवतियां कसना का मतलब कहें ताना मारना है, फवतियां कसना, समझ गए ना जी? हाँ, आ गया। कहते हैं कि रमेश की जी सासू माँ हमेशा फबतियां कसते रहती हैं, फबतियां कसना ताना मारते रहती हैं ना। हाँ हाँ। सीखने के दौरान बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं। चलो पेडागोजी का क्वेश्चन है, शुरू हो जाओ। सीखने के दौरान बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं, और आपके प्रीवियस ईयर के ही क्वेश्चन हैं, ध्यान देना। क्योंकि उन्हें गलतियां करना अच्छा लगता है, उन्हें सीखना नहीं अच्छा लगता। उन्हें गलतियां उनके सीखने की प्रक्रिया का अभिन्न अंग हैं, गलतियां करके ही वे सीखते हैं, वह गलतियां सुधारते नहीं हैं। तो सीखने के दौरान जब बच्चे बहुत सी गलतियां करते हैं, उस विषय में कौन सा कथन इसमें आपको सही लग रहा है? चलिए बताइए मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों जी, स्वागतम। क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट मेंशन करके आंसर करें, जितने हमारे लोग जुड़े हुए हैं सभी का बहुत स्वागत है जी, है ना जी? चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। हेलो जी, कर लो जी बात, फटाफट बताओ आंसर करें सर। 10 में 80 बता रहे हैं जी, पक्का? भाई हमने आपको त्रुटियां पढ़ाई थी, त्रुटियां टॉपिक पढ़ाया था, त्रुटियां, त्रुटियां टॉपिक हमने आपको बताया। त्रुटियां क्या होती हैं बेटा? त्रुटियां हमेशा सीखने का क्षेत्र होती हैं। त्रुटियां करके बालक हमेशा से सीखता है। त्रुटियां क्या करता है बेटा? त्रुटियां करके हमेशा छात्र सीखता रहता है। त्रुटियां और क्या होती हैं? गलतियां कर वो अधिगम का क्षेत्र होती हैं। और क्या होता है वो? अधिगम का क्षेत्र होती हैं। क्या होती हैं वो? अधिगम का क्षेत्र होती हैं त्रुटियां हमारी, ठीक है। हाँ हाँ, अधिगम का क्षेत्र होती हैं, दोनों के लिए, शिक्षक और छात्र दोनों के लिए वह सीखने का क्षेत्र होते हैं, ये हमेशा याद रखना, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? गलतियां कभी भी, अगर कई छात्र गलती कर रहा है तो वह निगेटिव नहीं है, याद रखना। गलतियां कभी भी निगेटिव नहीं हुआ करती हैं, गलतियां हमेशा या
जो कमियां होती हैं वो पॉजिटिव हुआ करती हैं, ठीक है जी। वो गलतियां हमारे लिए पॉजिटिव होती हैं, हमेशा इतना ध्यान रखना। सकारात्मक होती हैं गलतियां, निगेटिव नहीं होती हैं, ठीक है। हाँ, आगे चलते हैं। बच्चे भाषा सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, मुख्यतः किसका विचार है? चलो बता दो भाई। बच्चे हमेशा क्या होता है, सीखने की क्षमता के साथ पैदा होते हैं, उत्पन्न होते हैं। ये, या हम इसको, इसी को हम कह सकते हैं कि सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। सीखने की जन्म जन्मजात क्षमता होती है, जन्मजात क्षमता होती है, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, ठीक है। जन्मजात क्षमता होती है। अब हमको बताओ, इसको एल एस वाइगोत्स्की, इवोम पॉब्लो, ना, नाओम चॉम्स्की, जीन पियाजे, किसका कथन है जी, बताओ। बिल्कुल, सीखने का क्षेत्र होती हैं, अधिगम का हिस्सा होती हैं, है जी। फटाफट आंसर कर दो हमारे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं, सभी का बहुत स्वागत है जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। तो क्या नाम है इनका भाई? भाषा अधिग्रहण यंत्र। कहीं ये वाली बात की जाती, भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है, कभी ये कहा जाए तो बिल्कुल सही कहा है, 11वें का सी नॉम चॉम्स्की कहते हैं। यही हमको और क्या बात करते हैं, भाषा अधिग्रहण यंत्र की। भाषा अधिग्रहण यंत्र की बात कौन करता है? हाँ, वही भाषा अधिग्रहण यंत्र की है जो हमारे मस्तिष्क में होता है, जिससे बालक जो है, हम कह सकते हैं वो सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। इसे को भाषा अधिग्रहण युक्ति भी कह देते हैं, LAD। लिख के भेजो सभी लोग, LAD, लैड। लिख के भेजो सभी लोग, LAD। हाँ, उसको क्या बोलते हैं, भाषा अधिग्रहण यंत्र बोलते हैं। हाँ जी, आगे आ जाओ। 12वां नंबर प्रश्न है, बड़ा अच्छा प्रश्न है, पढ़ो और उत्तर करो। सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है ये। नाटक, सिनेमा, परिचर्चा, वाद विवाद इत्यादि बच्चों की व स्वाभाविक एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में मदद करती हैं। ये जो इन्होंने एक्टिविटी दी है, क्या क्या एक्टिविटी है उसको पढ़ लो जी। हाँ, एक सेकेंड। शुभकामनाएं हैं सभी को। भाई, ये जो नाटक होता है, जो सिनेमा आप देखते हो, जो परिचर्चा जहां होती, जहां वाद विवाद है इत्यादि, बच्चों की व स्वाभाविक एवं प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का विकास करने में, बच्चों की स्वाभाविक और उनकी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता में मदद करता है। जैसे आप हो, आप नाटक देखो, सिनेमा देखो, है, परिचर्चा करो, वाद विवाद में भाग लो, तो ये आपके स्वाभाविक और आपकी प्रतिक्रिया व्यक्त करने की क्षमता का, ये सारी चीजें आपका विकास करती हैं। तो इसको किस रूप में जानोगे? स्वतंत्र मौखिक लिखित, स्वतंत्र प्रभावी संस्कृत निष्ठ, मानक सहज प्रभावी, या मानक प्रभावी संस्कृत निष्ठ? उत्तर करो सभी लोग, फटाफट खटाखट। LAD, शोभनम। चलिए, अनूप कुमार जी, बहुत स्वागत है, बहुत स्वागत है। कह रहे हैं कि अरे अनूप बाबू, आओ आओ, एकदम बढ़िया है, जोरदार है, जबरदस्त है, जिंदाबाद है, ठीक है। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। जो भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी का बहुत स्वागत है। तो इसको स्वतंत्र प्रभावी और संस्कृत निष्ठ कहते हैं। नो बाबू, कैसे कहते हैं? स्वतंत्र, है ना जी, संस्कृत निष्ठ और प्रभावी होता है। हम प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य उचित समझते हैं? प्राथमिक लेवल पर किस तरीके का बाल साहित्य आप उचित समझ रहे हैं, बताओ। केवल कहानियां, ऐसा साहित्य जो प्रसिद्ध साहित्यकारों द्वारा लिखा गया हो, ऐसा साहित्य जिसमें जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, केवल कविताएं, केवल शब्द आ गया तो ये दोनों को हटा दो। अब बताओ कौन सा राइट है इसमें, ठीक है। प्राथमिक स्तर पर आप किस तरह का बाल साहित्य समझते हैं, कमेंट करके बताएंगे सारे विद्यार्थी, ठीक है जी। शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, केवल कविताएं हो, तो फटाफट कमेंट करके बताएंगे सारे विद्यार्थी। एक मिनट रुकिएगा। बताओ इसमें कौन सा राइट आंसर है बेटा? तो कहोगे सर, ऐसा साहित्य जिसमें शब्दों और घटनाओं का दोहराव हो, ठीक है। बार बार जब छात्र सुनेगा बाल साहित्य उचित समझते हैं,
बाल साहित्य बच्चा बार बार सुनने का प्रयास भी करता है, तो आपका इसमें जो राइट आंसर है वो हो जाएगा सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे आ जाओ। निम्न में से भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? निम्नलिखित में से भाषा के विषय में कौन सा कथन उचित है? कमेंट करके बताएंगे सभी लोग। ठीक है जी। एक सेकंड रुकिए। भाषा के विषय में बारे में कौन सा कथन उचित है, कमेंट करके बताओ। थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो रही है जी। भाषा के विषय में कौन सा कथन उचित है? एक सेकंड। बताओ। भाषा व्याकरण का के अनुसार नहीं, अनुसरण अनुसरण नहीं करती है। अनुसरण नहीं करती है, अनुसरण नहीं करती। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था नहीं है। भाषा पूर्णतः लिखित होती है। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है। निम्न में से भाषा के बारे में कौन सा कथन उचित है? सही कथन बताना है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ठीक है, सब प्रॉब्लम हो रहा है जी सन में। आप लोग थोड़ा सा 2 मिनट के लिए वेट करेंगे जी। भाषा एक नियमबद्ध व्यवस्था है, यह बात एकदम राइट है, एकदम सही है। ठीक है, यह बात एकदम सत्य है कि भाषा क्या है, भाषा की विशेषता होती है कि वह एक नियमबद्ध व्यवस्था है। ठीक है, फिर कहते हैं यदि कोई विद्यार्थी निम्नलिखित कार्य करने में असमर्थ है, किस विकलांगता से पीड़ित, अधिगम विकार से संबंधित प्रश्न है। तो देखो क्या है, पाठ्य सामग्री के अर्थ ग्रहण में उसको समस्या हो रही है, वो पाठ का सारांशीकरण नहीं कर पाता है, अपेक्षित गति दर से पढ़ने में उसको दिक्कत हो रही है, तो ऊपरी और गहरे अर्थ का विश्लेषण नहीं कर पाता है। तो आपको बताना है कि वह किस विकलांगता से पीड़ित है। लेखन वैकल्य, क्रिया वैकल्य, गणना वैकल्य, पठन वैकल्य। 15 नंबर प्रश्न है, फटाफट कमेंट करके बताएंगे आप लोग हैं। थोड़ा सा आप लोग 4 मिनट के लिए वेट करेंगे क्या? थोड़ा सा 4 मिनट, बिकॉज थोड़ी सी समस्या आ रही है। हाँ हाँ, थोड़ी सी समस्या आ रही है कैमरे में, तो थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम हो, टेक्निकल इशू हो रहा है, तो बस 2 से 4 मिनट के लिए आपको थोड़ा सा प्लीज वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा है जी, ताकि हमारी कक्षा सुचारू रूप से जो मैराथन टाइप की है ये पूरा हो सके। ठीक है ना? तो इसका पहले आंसर बता दो तुम लोग। क्या बात है, 15वें का डी, पठन वैकल्य। क्या बात है, बहुत बढ़िया। अच्छा, पठन विकलता को कहते क्या है वो लिख के बताओ। पठन वैकल्य को क्या कहते हैं वो लिख के बताओ। है जी, पठन वैकल्य को किस नाम से जाना जाता है वो लिख कर बताओ। कमेंट बॉक्स में कमेंट करो तुम लोग, तब तक थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। हाँ, आप लोग तब तक कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। ठीक है, 2 मिनट के लिए वेट कर लीजिए और आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो जी। ठीक है, हाँ, बहुत स्वागत है सभी का मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। एक सेकंड, थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू मैं थोड़ा देख ले रहा हूं, तब तक आप आंसर कर दो। 15 का डी। जी, डिसलेक्सिया कहते हैं। बस थोड़ा सा आप लोग 2 मिनट वेट कर लेना, मैं थोड़ा सा इसको देख रहा हूँ। थोड़ी सी ये प्रॉब्लम अगर सॉल्व हो जाती है तो बस थोड़ा सा वेट कर लें, बस ओनली 2 से 4 मिनट प्लीज। ठीक है, हाँ, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया। अच्छा, तब तक आप प्लीज कमेंट में हमको बता दो कि लेखन से संबंधित विकार को क्या कहते हैं। लेखन संबंधित, तब तक प्लीज हम आप चैट बॉक्स में बता दो, लेखन से संबंधित विकार को किस नाम से जानते हैं, और गणना से संबंधित, अंकीय गणना से संबंधित विकार को किस नाम से जानते हैं। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया, वेरी नाइस। जस्ट वेट अ मिनट प्लीज, थोड़ा सा वेट कर लेना जी। आई विल डू ओके। एक मिनट, इसको देख रहा हूँ जी। चलिए देखते हैं, फिलहाल जैसा भी होगा चलाते हैं। आ जाओ फटाफट। ठीक है, आइए। इसको कहते हैं डिसलेक्सिया। क्या बोलते हैं बेटा? डिसलेक्सिया। बहुत अच्छा बताया आपने, बहुत बढ़िया।
तो बिल्कुल आपका टॉपिक भी है ये डिसलेक्सिया। आगे आ जाओ। डिस्ग्राफिया बोलते हैं, डिस्कैल्कुलिया बोलते हैं, है ना जी। ठीक है, लिखने में डिस्ग्राफिया। वेरी गुड दुर्गा जी, बहुत अच्छी, है ना जी। गीता अक्सर शब्दों को उल्टा लिखती है। गीता शब्दों को उल्टा लिखती है और लिखते समय कुछ अक्षरों को छोड़ देती है, उसे लिखने में कठिनाई होती है। उसकी समस्या किससे संबंधित है? कभी कभी क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी कुछ शब्दों को हम छोड़ छोड़ के लिखते हैं, कभी कभी कुछ शब्दों को हम छोड़ छोड़ के लिखते हैं। कभी कभी हम जो है क्या करते हैं, जैसे लिखना है नमन, तो है हम उसको नम लिख देते हैं, एक शब्द हम भूल गए। कभी कभी होता है लिखना है ना जी जलद, तो उसको जलज लिख देते हैं, है कि नहीं। तो थोड़ा सा आज समस्या हो रही है सर, दिख ही नहीं रहा है। हाँ दिख, थोड़ा सा मैंने बताया तो आपको थोड़ा सा वेट करना रहे है, हो थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आया हो, अचानक से आ गया है ना। तो इसको हम डिस्ग्राफिया बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? इसको हम डिस्ग्राफिया के नाम से जानते हैं। जब हम शब्दों को देखो लिखने से संबंधित कठिनाई हो रही है, कभी शब्दों को छोड़कर लिख रहा है कोई बालक, कभी लिखते लिखते वह छोटा बड़ा लिख दे रहा है, कभी लिख रहा है जलज, तो ऐसे लिख रहा है जा फिर ला फिर जा। ऐसा भी लिखना क्या है, डिस्ग्राफिया का लक्षण है कि एक बड़ा अक्षर छोटा अक्षर समान आकार के अक्षरों का प्रयोग नहीं, तो वह भी डिस्ग्राफिया का ही लक्षण है ना। वह शब्दों को छोड़ छोड़कर वर्णों को छोड़ छोड़ के लिख रहा है। थोड़ी सी समस्या आ जा रही है से, क्या बताएं। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। वह किताब को कतब लिखती है। सलमा का लिखने का यह तरीका किसको दर्शाता है? जल्दी बताएंगे सभी लोग। सीन है। चलो फिलहाल कोई नहीं, हम लोग कोशिश करते हैं। सलमा पहली कक्षा में पढ़ती है, वह किताब शब्द को कतब लिखती है। ध्यान देना, वो किताब को कतब लिखती है। सलमा लिखने का यह तरीका किसको? लापरवाही को, अज्ञानता को, स्वावर्तनी को, नियंत्रित लेखन को। पहली कक्षा में पढ़ती है और वह किताब शब्द को कतब लिखती है, वो कौन सा तरीका को दर्शा रही है जी? जल्दी बताओ सभी लोग फटाफट, जितने छात्र हैं, जो भी छात्र जुड़े हुए हैं सभी का बहुत स्वागत है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। बताओ उसको क्या बोलोगे, स्वावर्तनी, अज्ञानता, लापरवाही या फिर नियंत्रित? इसको बोलते हैं स्वावर्तनी दोष। क्या बोलते हैं बेटा? जैसे किताब को कतब पढ़ रही है तो अपनी स्वयं, ऐसा नहीं किताब गलत लिखा हुआ है, उसकी स्वयं की वर्तनी शुद्ध नहीं, नॉट डी, ओनली सी, ओनली सी इज द स्वावर्तनी दोष है, नियंत्रित लेखन की बात नहीं है। पहले तो यहां अगर कोई डी बताएगा, खुद समझो कि यहां पर वो पढ़ रही है, किताब को कतब लिख रही है, लेकिन वहां पर उसका स्वयं की वर्तनी का दोष है। किताब गलत नहीं लिखा हुआ है, लेकिन वो किताब को अपनी वर्तनी दोष की वजह से वो किताब को कतब पढ़ती होगी, इसलिए वह किताब को कतब लिख रही है। इस तरीके को हम स्वावर्तनी दोष कहते हैं। नोट कर लो, है ना जी, नोट कर लो मेरे प्यारे विद्यार्थियों। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आपसे आज छोटा सा एक निवेदन है कि थोड़ा सा, अगर आज कुछ टेक्निकल इशू आ रहा है, वो अचानक से आ गया है, वो थोड़ा सा कुछ समस्या दिख रही है हमें, और अभी ये जस्ट क्लास के दौरान ही हुआ है, तो थोड़ा सा आप मैनेज करेंगे। माना बीच में हम आपको थोड़ा थोड़ा रोक के 2 से 3 मिनट ज्यादा से ज्यादा, चूंकि समस्या आ रही है थोड़ा सा, है ना, तो थोड़ा सा आज मैनेज करेंगे आप लोग। काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है? काव्य आनंद तथा विचारों के लिए होता है। कविता, काव्य का मतलब कविता, पद्य है जी, है, समझ रहे हैं ना बात को हमारी। काव्य व्याकरण सीखने के लिए है, काव्य कवि के बारे में जानने के लिए होता है, काव्य शब्द की समता सीखने के लिए होता है। तो काव्य शब्द है, कविता शब्द है, पद्य शब्द है, आ जाए तो उसके कुछ टैग होते हैं। कहीं आनंद की बात हो जाए, आनंद की बात हो जाए, मनोरंजन की बात हो जाए, है ना जी, किसी ऑप्शन में किसी पे समीक्षात्मकता की बात हो जाए, समीक्षा की बात हो जाए, ठीक है, कल्पना की बात हो जाए, ठीक है, कहीं पर यति गति की बात हो जाए, यति गति की बात हो जाए, लय की बात तो हो जाए, समय, समीक्षा, कल्पना, है ना जी, आनंद, ये सारे शब्द कहीं आ गए, मनोरंजन, तो समझ लेना वो किससे जुड़ा हुआ है, वह काव्य शिक्षण के विषय में बहुत सही कथन है, वह काव्य शिक्षण के विषय में बहुत ही सही कथन है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। समझ गए? ए इज द राइट आंसर। आपने भी यही बताया होगा, है कि नहीं? आपने भी यही बताया होगा, तो ए वाला एकदम राइट आंसर है। ठीक है, आगे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक काव्य का अंग नहीं है?
कविता शिक्षण से भी, काव्य शिक्षण से कुछ प्रश्न हैं जी। एक सेकेंड। अच्छा, अगला क्वेश्चन नहीं दिख रहा है तो जस्ट वेट 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 कीजिए थोड़ा सा, वेट कीजिएगा थोड़ा सा, हम दिखा रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी दिखा रहे हैं। वेट वेट वेट, आज थोड़ा सा ये सारी प्रॉब्लम्स क्यों आ रही हैं? इंतजार कीजिए भाई, थोड़ा सा वेट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ये क्वेश्चन आप लोगों को नहीं दिखा क्या, ये वाला? काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये नहीं दिख रहा था आप लोगों को? ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा था क्या? इसमें आज प्रॉब्लम, शिट। प्लीज थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कीजिए। 17 नंबर क्वेश्चन पर ही अटक गई है, ओके। ये इस पर अटक गई है जी। तो ये माफ कीजिए, ये स्वावर्तनी दोष है, ये स्वावर्तनी दोष था। इधर आएंगे 18 नंबर में, काव्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, तो कुछ पॉइंट्स हम लिखे हैं। कभी भी कहा जाए आनंद के लिए कविता पढ़ी जाती है, मनोरंजन के लिए काव्य शिक्षण, समीक्षा, कल्पना, यति गति लय छंद अलंकार, ऐसे शब्द प्रयोग हो रहे हैं तो काव्य शिक्षण के विषय में सही होता है, सही होता है। हाँ जी हाँ। आज सिर मुड़ाते ही ओले पड़े, सिर मुड़ाते ही ओले पड़े। तो थोड़ा आप हैक्टिक मत होइएगा, आज थोड़ा सा मैंने शुरू में बता दिया कि क्लास के दौरान ही थोड़ी सी समस्या आई है, ये अचानक से समस्या है, क्लास के बीच में है, तो प्लीज टू मैनेज, थोड़ा सा आप जरूर सपोर्ट कीजिएगा, थोड़ा मैनेज कीजिएगा प्लीज, ये हमारा निवेदन है आपसे, ठीक है? काव्य आनंद के लिए होता है। कौन सा एक काव्य का अंग नहीं है, कविता का अंग, पद्य का अंग नहीं है, बताओ, काव्य शिक्षण का अंग नहीं है? तो थोड़ा आज के लिए हमारे प्यारे विद्यार्थियों, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपकी जिम्मेदारी है, प्लीज। तो थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, तो आप थोड़ा सा वियर कीजिए। ये पहले समस्या होती तो इसका निदान कर लिया जाता है ना जी, लेकिन थोड़ा सा आपको मैनेज करना पड़ेगा, थोड़ी थोड़ी बीच बीच में समस्या आएगी। 2 से 3 मिनट के लिए आपको हमारा वेट करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसी समस्या है, हम क्या ही बताएं, अब क्लास के दौरान उसको उसको हम नहीं सॉल्व कर सकते हैं ना, तो क्लास खराब हो जाएगी। अंग नहीं है, उपमा, चरित्र चित्रण, बिंब और रूपक। हमको जरा बताएं कि कौन सा काव्य का अंग नहीं है, जरा बताना। 19 नंबर प्रश्न है, बढ़िया प्रश्न है, काव्य शिक्षण से जुड़ा हुआ है, फटाफट बताओ जी। स्वागतम सर्वेशम, बहुत स्वागत है सभी का मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। चलते रहो, बढ़ते रहो और पढ़ते रहो, है ना जी, इस समस्या को फेस करते रहो। आज के दिन है, मुस्कुराइए एक बार, एक सुंदर सी प्यारे से स्माइली भेज दो भाई साहब। वैसे तो इस आज क्लास ने हमारा मूड तो ऑफ कर दिया है, लेकिन कम से कम आप लोग सुंदर सी प्यारे से स्माइली भेजेंगे तो अच्छा लगेगा, है ना जी। हाँ, क्योंकि यहाँ पर ये क्लास आज थोड़ा सा क्या ही बताएं, सुबह सुबह इतनी प्यारी सी क्लास आपके लिए बनाया था और आज आते ही ये गड़बड़ कर दिया है ना। चरित्र चित्रण, इसका प्रयोग काव्य का अंग नहीं है। उपमा अलंकार है। बिंब, बिंब मतलब होता है चित्र, जैसे क्या पढ़ रहे हो, जो आप पढ़ रहे हो, जैसे हिमालय के विषय में कविता पढ़ रहे हो तो हिमालय का चित्र बिंब आपके मस्तिष्क में बन रहा है, तो यह भी एक काव्य का अंग है। तो कभी पूछे काव्य का अंग, तो उपमा, ये उपमा, रूपक, बिंब है, रस, छंद, ये सब क्या है, काव्य के अंग हुआ करते हैं। बोलो हाँ कि ना, हाँ कि ना? हाँ जी, मुस्कुराइए, क्या बढ़िया मुस्कुराते हैं आप तो, क्या बात है। एक बार सभी लोग प्लीज, निवेदन है सबसे, हाँ, मुस्कुराइए मुस्कुराइए। निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावकारी लेखन कार्य हो, प्रभावकारी लेखन कार्य, बस इतने फोकस कर लो फिर उत्तर करो। आज हम आपके लिए बड़े मन से और अच्छे से यह प्रश्न हम आपके लिए बनाकर लाए थे, और हालांकि हम पूरा प्रयास करेंगे, पूरी कक्षा हो, पूरी सारे क्वेश्चंस हम 50+ क्वेश्चंस हैं, हम सब कराएंगे, लेकिन बस सहयोग आप सबका रहे। थोड़ा सा घबराइएगा नहीं, हैक्टिक मत होइएगा, सर आवाज नहीं आ रही है, सर कुछ दिख रहा है, थोड़ा थोड़ा बीच में डिस्टरबेंस हो सकता है। सभी शिक्षार्थियों द्वारा व्यक्तिगत कार्य, क्योंकि लेखन सदैव व्यक्तिगत होता है। शिक्षार्थी जो पहली बार में सोचते हैं वही अंतिम उत्पाद के रूप में लिखते हैं। अच्छे लेखकों के लेखों की नकल करना नहीं, समूह कार्य के रूप में सहयोगात्मक गतिविधि करके फिर व्यक्तिगत रूप से लिखना। तो बताओ 20 प्रश्न का कौन सा वाला ऑप्शन राइट है?
ऑफ कोर्स डेली क्लासेस होंगी, डोंट वरी, परेशान ना हो। हाँ 100%। ओके जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो मेरे प्यारे प्यारे प्रिय मित्रों, प्रिय विद्यार्थियों। ठीक है विदु, चलो जी बताओ फटाफट आंसर करो जो भी छात्र हैं। डी मतलब क्या बात है, इतना अच्छा उत्तर किया जी, बात सत्य है ना। समूह कार्य के रूप में सहयोगात्मक गतिविधि करके फिर व्यक्तिगत रूप से सीखना। हमेशा हम लोग सहयोगात्मक शिक्षण की बात करते हैं ना, सहयोग पूर्ण भावना होनी चाहिए कक्षा में, है तो डी वाला एकदम राइट आंसर है। कर लो सारे सही, आगे आ जाओ। प्राथमिक स्तर की पाठ्य पुस्तकों में चित्रों का क्या उद्देश्य होता है? जो प्राथमिक स्तर की जो पुस्तकें होती हैं अक्सर देखते हैं ना जी, कलरफुल होती हैं, रंगीन हुआ करती हैं, है कि नहीं? कलरफुल हुआ करती हैं, रंगीन हुआ करती हैं, तो ऐसा जो है बढ़िया बढ़िया चित्र कभी कभी देखते हैं आप, प्राथमिक स्तर की लिखा है इतने 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 में, और पूरे कॉपी में आपको चित्र बना हुआ होता है ना। ऐसा क्यों होता है? कहते हैं ना, एक हवा हूं हवा में, बसंती हवा हूं, हाँ ऐसे है कि नहीं? हवा हूं हवा में, बसंती हया हवा हूं, तो चढ़ी आम महुआ, धमाधम गिराया, थपा थप गिराया, कितना अच्छा है कि नहीं? बोलो जी, है जी। तो यहाँ पे क्या होता है कि अब बताओ इसका क्या उद्देश्य होता है? पाठ्य पुस्तक को आकर्षक बनाना, रंगीन बनाना, विचारों तथा संकल्पनाओं को समझाना, कहानी को समझना। बोलो क्यों? अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो मेरे प्यारे प्यारे मित्रों। ऑफ कोर्स पीडीएफ मिलेगी सबको, परेशान ना होना, ठीक है, डोंट वरी, पक्का मिलेगी जी। चलो बताओ फटाफट, बस थोड़ा सा आप लोग भी आज मैनेज कीजिएगा क्लास में, हो सकता है आपको थोड़ी सी असुविधा फेस करना पड़ जाए। बहुत अच्छा आंसर किया है जिन्होंने सी बताया। क्या होता है, जो चित्र होता है हमारी पाठ्य पुस्तक में, वो हमारे विचारों और संकल्पनाओं को क्या होता है उस पाठ्य वस्तु में निहित, जैसे हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, तो ये कविता है, तो उसी बगल में जो चित्र होता है वो हवा की होती है। वो ऐसे डालियों को हिलाते हुए हवा को, उस पे महुआ गिरते हुए, आम गिरते हुए दिखाते हैं ना। इसका मतलब है जो उसमें संकल्पना लिखी हुई है उसको चित्रों के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं अक्सर, है ना कि नहीं? अरे बोलो हाँ के नाम। जैसे ईदगाह है, वो क्या है, हामिद वो चिमटा उमटा लेने के, तो वहां मेला, मेले का जिक्र हो तो मेले, मेले का चित्र है। ईदगाह, उसके हामिद के हाथ में चिमटा ऐसे कुछ करके पकड़ा दिया गया, है कि नहीं? तो उससे क्या होता है, वह उस संकल्पना को समझाने का प्रयास करता है। चलो जी, तो आपका यहां पर सी इज द राइट आंसर है। कक्षा एक की भाषा की पाठ्य पुस्तक में पहले पृष्ठ पर मेले, देखो आ गया, मेले के दृश्य का चित्र छपा हुआ है। क्लास एक की भाषा की पाठ्य पुस्तक में पहले पृष्ठ पर मेले का दृश्य चित्र छपा हुआ है, जिससे कोई शब्द या वाक्य नहीं लिखा हुआ है। शिक्षार्थियों के लिए इसका क्या उद्देश्य होता है? पहले पृष्ठ पर मेले का दृश्य या चित्र छपा हुआ है, उसमें कोई शब्द या वाक्य नहीं लिखा हुआ है, शिक्षार्थियों के लिए इसका क्या उद्देश्य हो सकता है? बताओ, है ना जी? हाँ उड़ती फिरती बहुत अच्छे जी, हाँ बहुत अच्छे, वेल डन, बहुत बढ़िया, है ना जी। चित्रों को देखने में मजा आती है, इसलिए उसको मेले का चित्र बना दिया गया। चित्र को समझना तथा विश्लेषण करना, वह उन्हें ऐसे चित्र बनाने के लिए अवसर प्रदान करना, पुस्तक पठन में उनके धैर्य में वृद्धि करना। तो बताओ 22 का कौन सा सही? क्वेश्चन नंबर 22, फटाफट खटाखट जल्दी जल्दी। एक साथ में कैसे दो दो पढ़े, अब मैं कैसे बता सकता हूँ? जिसकी अच्छी लगे वहां पढ़ो, अब हम कहा बताएं चलो बताओ इसमें, है ना जी। तो जल्दी बताओ ये 22 नंबर क्या कह रहा है, जो हम पहले ही पृष्ठ पर केवल चित्र बना दिए हैं, उसका क्या उद्देश्य है ना जी? बताओ जी बताओ, क्या बात है? हवा हूँ हवा में, बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, हवा हूँ हवा में, है बसंती हवा हूँ, सुनो बात मेरी, अनोखी हवा हूँ, चढ़ी डाल महुआ, थपा थप गिराया। ऐसे ही तो है। तो फिलहाल इसका अर्थ है वो चित्र को समझना तथा विश्लेषण करना, इस उद्देश्य से वह रखा गया है। अब आपने भी यही बताया है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, है ना?
बच्चों को पढ़ने लिखने में सहायक, सर्वाधिक सहायक क्या होता है? रेडियो सहायक सामग्री से प्रश्न है जी। शिक्षण सहायक सामग्री से बच्चों को पढ़ने लिखने में सहायक, सर्वाधिक सहायक क्या होता? सर्वाधिक लिखा हुआ है, याद रखना। सर्वाधिक रेडियो, पाठ्य पुस्तक, बाल साहित्य, टेलीविजन। छोटे बच्चों को पढ़ने में सर्वाधिक हेल्प कौन करता है? सबसे ज्यादा हेल्प कौन करता है जी? बताओ सभी लोग, सबसे ज्यादा सहायता कौन करता है? कैंसर बी। 23 का क्वेश्चन का सही और बताओ, बच्चों के पढ़ने लिखने में सबसे ज्यादा सहायक क्या होता है जी? हाँ फटाफट जी, तो इसको कहते हैं बाल साहित्य। थोड़ा हम भी फास्ट चलते हैं ना जी। हाँ, बाल साहित्य इज द राइट आंसर। दी गई सहायक सामग्री में से शेष से भिन्न सहायक सामग्री चुनिए। अब आपको ये जो कुछ सहायक सामग्रियां दी गई है, इसमें जो तीनों से अलग सहायक सामग्री है उसका आंसर बताओ। फटाफट खटाखट बताओ, जो भी हमारे विद्यार्थीगण जुड़े हुए हैं भाई। इसमें दी गई सहायक सामग्री में से शेष से भिन्न जो सहायक सामग्री है उनको चुनना है। समाचार पत्र, टेलीविजन, पत्र पत्रिकाएं या फिर बाल साहित्य। कौन सा ऐसा है जो एक दूसरे से, तीनों में से अलग है? फटाफट, समाचार पत्र, टेलीविजन, पत्र पत्रिकाएं, बाल साहित्य। तो आप बताओगे सर इसमें जो राइट आंसर है 24 का समाचार कैसा है? यह दृश्य है, हम देखते हैं पढ़ते हैं। पत्र पत्रिकाएं भी क्या है? दृश्य हैं, ठीक है। बाल साहित्य भी दृश्य है, हम देखकर पढ़ते हैं। टेलीविजन क्या है? वो दृश्य भी है और साथ में आप कहोगे सर वो श्रव्य भी है। दोनों है इसकी विशेषता। तो यह सबसे अलग है बी वाला, टेलीविजन, ठीक है। टेलीविजन सबसे अलग है जी। हाँ आगे आ जाओ। कक्षा में शिक्षक शब्दों या चित्रों के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं, इस स्थिति में विद्यार्थियों को किस श्रेणी में रखेंगे? कक्षा में शिक्षक शब्दों या चित्रों के माध्यम से, किससे? शब्दों और चित्रों के माध्यम से संप्रेषण कर रहे हैं, इस विद्यार्थियों को किस श्रेणी में रखोगे? जैसे क्लास है हमारी और हम एज अ टीचर आपको चित्र दिखा करके पढ़ा रहे हैं, शब्द बोल करके पढ़ा रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में जो विद्यार्थी है उसको क्या समझा जाएगा? उस ऐसी सिचुएशन में विद्यार्थी को क्या समझा जाएगा? बताएं, विद्यार्थी किस रूप में होगा हमारे सामने? फटाफट बताओ, ऐसी सिचुएशन में विद्यार्थी किस रूप में होगा? तो भाई संकेत देने वाला, समझने वाला, विरोध करने वाला, सहमति देने वाला। तो कहोगे सर बी। जब शिक्षक ऐसे शब्द या चित्र के माध्यम से आपको पढ़ा रहा है, बता रहा है, सिखा रहा है, तो कहीं ना कहीं वह आपको क्या कर रहा है बेटा? वह संकेत दे रहा है। तो शिक्षक क्या होगा? शिक्षक संकेत देने वाला होता है और छात्र संकेत इनपुट करने वाला, ग्रहण करने वाला होता है, समझने वाला होता है। बात समझ गए ना? एक शिक्षार्थी लिखना सीखने के लिए इन प्रक्रियाओं से गुजरता है, जैसे विचारों को नोट कर लेना, एक रूपरेखा तैयार करना, पहला प्रारूप बनाना आदि। लेखन के इन तकनीकों को किस रूप में जाना जाता है? लेखन के लिए यह उत्पाद उपागम होता है, लेखन के लिए प्रतिक्रिया उपागम होता है, या वैज्ञानिक या रचनात्मक तरीका होता है? 26 नंबर प्रश्न है, उत्तर करो सभी लोग। फटाफट बताएंगे सारे विद्यार्थी। जोरदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। आपसे बेहतर कोई नहीं, आप हैं सबसे बेहतर। आंसर कहें जाइए सभी लोग। लेखन के लिए यह एक प्रक्रिया, प्रतिक्रिया उपागम के होता है। कहीं पर भी ये कहीं रूपरेखा तैयार क्या होता है? पहले विचारोत्तेजन होता है, विचार उद्वेलन होता है, ये प्रक्रिया है लेखन की। लेखन की प्रक्रिया में सबसे पहले आपको क्या आता है? विचारोत्तेजन आता है, फिर आउटलाइनिंग की जाती है, रूपरेखा बनाई जाती है ना, फिर क्या होता है? फिर उसका ड्राफ्ट तैयार किया जाता है, प्रारूप तैयार किया जाता है ना जी। तो ये तीन आपको क्रम में भी लगाने को देता है। यह आपको क्रम में भी लगाने को देता है आपकी परीक्षा में, कि क्रम से लगाओ। क्या कहता है बेटा? क्रम से लगाओ, यह भी आपको परीक्षा में देता है, ठीक है ना। आगे चलें, आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 27। अब 27 से फिर एक कविता आई है ना जी। घर गरजते घन घन न घन घन, नाचता है मोर सामन, ऐसी पड़ी झर झर झरी, भीगा बदन बेसुध है मन। कितना बढ़िया कविता है भाई ये। गरजते गरजते घन घन न घन घन, नाचता है मोर सामन, ऐसी पड़ी झर झर झड़ी, भीगा बदन बेसुध है मन, भीगा बदन बेसुध है मन। आज वर्षा अजब आई, बह रही मस्त पुरवाई, नदी है द्वार तक आई,
मेघों से लिपट कर सो गया सूरज, ले रहे हैं खेत अंगड़ाई, आज वर्षा गजब आई, आज वर्षा गजब आई। है जी, गरजते घन घनन घन घन, है जी, नाचता है मोर सामन, ऐसी पड़ी झर झर झड़ी, भीगा बदन बेसुध है मन। वर्षा के दिनों का वर्णन है। तो अब ये एक पद्यांश है कि भाई अगर जो घन है, अब हम अर्थ नहीं बताते हैं क्योंकि भावार्थ समझ लिए होंगे कि कोई मेघ गरज रहे हैं, मोर नाच रहा है। मोर नहीं नाच, मोर सा हमारा मन नृत्य कर रहा है जब जब वो गरज रहा है बादल। और ऐसी बारिश की बूंदे फुहारे पड़ रही कि मेरा मेरा तन बदन भीग रहा है और मन हमारा बेसुध सा हो गया है ना जी। क्या बढ़िया वर्णन है, एकदम श्रृंगारिक और बेहतरीन वर्णन है ना। आज वर्षा, क्या गजब की वर्षा आई है, और पुरवाई भी चल रही है नदी। और देखो नदियों में बाढ़ आ गया है, मेघ जो है लिपट कर सूरज सो गया है, मतलब सूरज जो है दिख नहीं रहा है, इसका मतलब हाँ मेघों से आच्छादित हो गया है। ले रहे हैं खेत अंगड़ाई, आज वर्षा गजब आई। आओ प्रश्न देखते हैं। पुरवाई से क्या आशय है? पूर्व की ओर बहने वाली नदी, नदी, या पूर्व की ओर बहने वाली पवन, मदमस्त करने वाली हवा, पूर्व से आने वाली वायु। पुरवाई से क्या आशय है बताओ, कौन सा राइट है? पुरवाई कौन सा होता है भाई? है पछुआ और कैसे कहते हैं? पछुआ हवा, पुरवाई, पुरवाई। तो कौन सा वाला राइट होता है बताओगे आप लोग? हैं जी, पछुआ, पछुआ पवन, पुरवाई, कौन सी? आज मस्त पुरवाई बह रही है, मस्त पुरवाई, आज वर्षा गजब आई। तो पूर्व की ओर बहने वाली पवन, जो पूरब की ओर पवन बहती है वह, या पूर्व से आने वाली हवा, या पूरब से आने वाली हवा, तो किसको बोलते हैं पुरवाई? जरा बताओ तो हम जाने आज। कहते हैं पूरब से आने वाली वायु शायद पुरवाई कहलाती है। हाँ, क्यों जी, सही है कि नहीं? पूर्व से आने वाली जो वायु होती है उसको हम पुरवाई कहते हैं ना। कि मदमस्त करने वाली हवा, रे मदमस्त करने वाली हवा नहीं, इसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है जी, पुरवाई, पूर्व से आने वाली हवा की बात कर रहे हैं। बेसुध है मन कहकर कभी बताना चाहता है कि मन क्या हो गया? मस्त हो जाता है, गाने लगता है, झूमने लगता है, पानी से भीग जाता है, बेसुध मन हो गया है मतलब आप एकदम उसी में डूब गए हो। पुरवाई से आशय पूछा है, यहाँ पुरवाई, कैसी पुरवाई नहीं पूछा है। अगर पूछा हो कैसी पुरवाई बह रही है, तो बह रही है मस्त वो मस्त पुरवाई है, लेकिन पुरवाई का आशय मतलब क्या होता है वो पूछा हुआ है ना, इसलिए वो सही होगा। मस्त हो जाता है, तो जब बेसुध मन मस्त हो जाता है, गाने लगता है, झूमने लगता है, तो आपका मस्त हो गया, मतलब वह बेसुध हो गया, इतना ज्यादा मस्त हो गया है कि वह अपनी सुध बुध सब खो बैठा बच्चा। है जी, हाँ, सुध बुध सब वहा खो बैठा, इतना ज्यादा। अब बारिश का दिन तो क्या खूबसूरत होता है, आप तो जानते ही हैं, आपको क्या बताना है ना जी। हाँ, गरजते घन घन न घन घन में अलंकार कौन सा है? लो जी, कर लो जी बात, छोटा मोटा पूछ लिए है कौन सा? नाम से ही पता चल गया, वर्णे सत्य वर्ण भिन्ना नाम, जहां पर एक ही क्या होता है, एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार होती है। गरजते घन घन न घन घन, कितना अच्छी लाइन है कि नहीं? अच्छी लग रही लाइन कि नहीं जी? हम नाचता है मोर सामन, ऐसी पड़ी झर झर झड़ी, भीगा वदन बेसुध है मन, भीगा वदन बेसुध है मन। अनुप्रास अलंकार, ठीक है। मन की उपमा किससे दी गई बताओ? वर्षा से, मोर से, सावन से, बादलों से। तो बताओ मन की उपमा किससे दी रही है? बताओ जी। दीपक कह रहे हैं जी अब गद्यांश, भाई गद्यांश नहीं है बेटा, पद्यांश है। अब पद्यांश में क्या देखा? ये ग्रामर पूछ लिया है यहाँ पर, ठीक है। अब बेसुध है मन कहकर कवि क्या बताना चाहता है? अब देखो, भीगा वदन वे दिखा रहे हैं ना, भीगा वदन वे सुध है मन, ऐसा बदन भीगा हुआ है, ऐसा हमको वर्षा अच्छी लगी, मेरा मन क्या हो गया है? बेसुध हो गया है, इतना हम मस्त हो गए हैं, इतना मदमस्त हो गए हैं उसमें, है ना जी। हाँ, अब मन की उपमा किससे दी गई है? तो नाचता है मोर सामन, नाचता है मोर सामन, है ना जी। तो यहाँ पे क्या होगा जी? यहाँ पर मन की उपमा मोर से दी गई है, मोर सामन, मोर की तरह मन, है ना जी। मोर सामन, नाचता है मोर सामन,
आज वर्षा गजब आई, वाज वर्षा अजब। लिपट कर सो गया, सोच का भाव क्या है? सूर्य खो गया है, छिप गया है, थक गया है, नींद में है। बताओ। लिपट कर सो, इसका भाव पूछ रहे हैं। वो किससे लिपट कर सो गया है? तो किससे लिपट कर, आओ दिखाते थे किससे लिपट कर सोया हुआ है। तो अर्थ वहीं से निकल के आएगा। मेघों से लिपट कर सो गया सूरज। इसका मतलब वह छिप गया है। वह छिप गया, अस्ताचल की ओर चला गया है कि नहीं? तो नींद में है, थक गया है, छिप गया है, खो गया है, छिप गया है। वह किससे छिप गया है? वह बादलों से छिप गया है। बोलो हाँ कि ना? अरे बोलो जी। एकदम राइट आंसर है कि नहीं बाबू? सही बता रहे हैं कि नहीं बता रहे? अरे बोलो बोलो, कुछ तो बोलो मेरे प्यारे प्यारे प्रिय मित्राणी। अस्तु, आगे चलें। अगला प्रश्न, नेक्स्ट। भाषा के उत्पादक कौशल कौन? भाषा कौशल का क्वेश्चन है, बताओ। भाषा के उत्पादक कौशल कौन से होते हैं? कमेंट करके बताओ सारे लोग। भाषा के उत्पादक कौशल, थोड़ा सा बच्चा, मैं बार बार कह रहा हूं, अगर ईश्वर करे कि क्लास संपादित हो जाए, सारे क्वेश्चंस हो जाए, थोड़ी सी टेक्निकल इशू है। मैं बार बार कह रहा हूं कि थोड़ा सा अगर बीच में कोई दिक्कत होगी तो आपको जाना नहीं है। आपको 2 से 3 मिनट का वेट करना रहेगा। तो प्लीज पूरी क्लास में थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। टेक्निकल इशू ये आ गया है, क्या कर सकते हैं। भाषा के कौशल 4 होते हैं, उनको 2 भागों में बांटा गया है, उत्पादात्मक और कौन कौन से? एक होता है उत्पादात्मक बेटा, एक होता है उत्पादात्मक कौशल, और एक होता है अभिव्यक्त, जिसको या इसी को अभिव्यक्तात्मक भी कहते हैं। इसी को हम अभिव्यक्तात्मक कौशल भी कहते हैं, अभिव्यक्तात्मक कौशल भी कहते हैं, इसको हम अभिव्यक्तात्मक कौशल कहते हैं। और इसी को हम लोग और के एक नाम क्या देते हैं? इसी को हम लोग एक नाम दिया करते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों। वो नाम क्या है? अरे बोलो जी, क्या नाम है? उसको हम कहते हैं मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, ग्रहणात्मक कौशल ना। और दोनों में 2 2 कौशल आते हैं। यहाँ उत्पादात्मक पूछा है, इसको इनपुट टाइप का होता है। उत्पादित करते हैं, जब भी हम वाचन करते हैं और लेखन करते हैं तो हम क्या करते हैं? अपने विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। हमने आपको भाषा कौशल पढ़ाया है, वहां से आप बहुत अच्छा कर पाओगे भाषा कौशल के सारे क्वेश्चंस, ठीक है? वहां पर भाषा कौशल के क्वेश्चंस आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे, समझ पाएंगे, ठीक है? आपने भी यही, अब देखो 32 का कुछ लोग पठन और लेखन बता रहे हैं। भाई साहब, पढ़ना क्या होता है? पढ़ने में हम कुछ ग्रहण कर, जैसे आप पढ़ रहे हो तो क्या कर रहे हो? पढ़ने के बाद आप कुछ ग्रहण करते हैं, बोलो हाँ कि ना? पढ़ते हो तो कुछ ग्रहण करते हो, समझ रहे हैं ना? बोलते हो तो कुछ उत्पन्न करते हो। तो सी वाला एकदम राइट आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं। सुनना कौशल जो है के बारे में कौन सा कथन उचित नहीं है? जो हम सुनते हैं, श्रवण करते हैं, जैसे तुम सुन रहे हो, अब सुनने के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है पूछा है। याद रखना, कौन सा कथन उचित नहीं है, किस संदर्भ में? सुनना है। जैसे आप सुन रहे हो, सुनने कौशल के विषय में कौन सा कथन उचित नहीं है? सुनना कौशल मौखिक कौशल के अंतर्गत आता है। सुनना कौशल अन्य कौशलों के विकास में सहायक है। सुनना कौशल का विकास भाषा के नियमों को पहचानने, उसका निर्माण करने में सहायक है। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है। तो बताओ, 33 नंबर प्रश्न है। यहाँ पूछा है कौन सा कथन सही नहीं है, तो आपको बताना है कौन सा कथन सही नहीं है। सारे विद्यार्थी आंसर करेंगे, जो भी लोग जुड़े हैं सभी का बहुत स्वागत है हमारे इस पावन पुनीत सेशन में। चलो बताओ, 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर, सही आंसर आपको बताना है। सही आंसर आपको करना है मेरे प्यारे मित्रों, है ना जी? चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। सभी का बहुत स्वागत है जी। स्वागतम सर्वेशम कृते। मम कक्षायाम सभी का बहुत स्वागत है ना जी? हाँ। आज वर्षा गजब, कितना बढ़िया प्रश्न हमारा, हम लोगों का बहुत बढ़िया सा वो कविता थी, काव्य था, बहुत प्यारा सा काव्य था जी। ठीक है। सुनना कौशल सबसे कम महत्वपूर्ण है, यह बात गलत है। भाई 4 कौशल हैं, चारों कौशल अपने आप में क्या है बेटा? बहुत ही महत्वपूर्ण है। 4 के 4 कौशल अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। चारों कौशल अपने आप में महत्वपूर्ण होता है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि सुनना कौशल महत्वपूर्ण नहीं है, कि ये वाला कौशल, वो वाला कौशल। चारों कौशल हमारे लिए उतने ही महत्वपूर्ण होते हैं, नोट कर लो। 4 के 4 कौशल हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। जितना सुनना कौशल महत्वपूर्ण है, उतना भी लेखन कौशल, उतना ही श्रवण कौशल, उतना ही भाषण कौशल। तो और क्योंकि जानते हैं कि चारों कौशल क्या होते हैं?
चारों कौशल अंतः संबंधित होते हैं। चारों कौशल क्या होते हैं? अंतः संबंधित होते हैं, अंतर संबंधित होते हैं चारों कौशल बेटा। तो डी इज द राइट आंसर। ये चूंकि निगेटिव पूछा है, कौन सा? सुनने कौशल के विषय में सही नहीं है। अगर हम कहते हैं कि भाई भाषण कौशल, सुनोगे नहीं तो विचार की उत्पत्ति कैसे करोगे, आप प्रतिक्रिया कैसे करोगे, बोलो कि नहीं? हाँ ठीक है, चलते रहो। एक बच्ची अपने माता पिता के साथ बिहार से मुंबई आती है तथा वह विद्यालय में हिंदी। एक बच्ची कहाँ? माता पिता के साथ कहां से? बिहार से मुंबई गई, ठीक है। तथा विद्यालय में हिंदी, संस्कृत तथा अंग्रेजी सीखती है। कहां पर? विद्यालय में ये क्या क्या सीखती है? हिंदी, संस्कृत और अंग्रेजी है दुर्गा जी। फिर तथा अपने पड़ोस एवं विद्यालय में अपने मित्रों से मराठी बहुत अच्छे से सीखती है। आप मराठी सीखने को किस रूप में वर्णित करेंगे? अधिगम अर्जन से प्रश्न है। हम टॉपिक भी बता दें, किस किस टॉपिक से क्वेश्चंस हैं सारे, बताओ इसमें कौन सा राइट है, कौन सा सही है। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, है ना जी। देखो, अगर आप सबका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो चीजें हर जगह वैसे ही होती हैं। प्रश्न कुछ भी हो सकता है लेकिन कॉन्सेप्ट तो वही रहता है ना। कॉन्सेप्ट अगर आपका बेहतर है, आपने कॉन्सेप्ट क्लियर रखा, अब अधिगम अर्जन की बात आती है। अब यहीं पर देख लीजिए, भले ये क्वेश्चन आपको कहीं ना कराया गया हो, लेकिन अधिगम और अर्जन का नेचर पता है, अधिगम अर्जन की प्रकृति पढ़ा है, तो ये उत्तर आप सही कर लोगे, है ना जी। 100% सही कर लोगे। देखो जी, अगर हमने आपको पढ़ाते समय बताया है, हमने बहुत अच्छे से आपको बताया है कि जब कभी वो मुंबई आई, बिहार से मुंबई गई, तो विद्यालय में एडमिशन लिया तो उसने हिंदी सीख लिया, संस्कृत और अंग्रेजी सीख लिया, लेकिन अपने पड़ोसी से, विद्यालय के अपने मित्रों से, अपने, जब मैंने कहा था जब आप अपने पड़ोसी से सीखते हो, अपने मित्रों से सीखते हो, अपने परिवार में सीखते हो, समाज से सीखते हो, दुकानदार से सीखते हो, आते जाते बातचीत करते सीख जाते हो, तो ऐसे सीखने को हम क्या कहते हैं? भाषा का अर्जन कहते हैं। ये क्या होगा? भाषा अर्जन या अधिग्रहण कहलाएगा। यहाँ पर जो मराठी सीख रही है वह उसका अर्जन कर रही है, और जो विद्यालय में हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी सीख रहे हैं उसका अधिगम कर रही है। बात समझ रहे हैं? आई बात गई समझ में? डी वालों बड़े आए। चलो जी, चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। मैंने अधिगम अर्जन की हमारी जाके क्लास देख लेना, अधिगम और अर्जन वाली हमारी जाके कक्षा देख लेना, पक्की बात है समझ में आ जाएगा। अधिगम अर्जन हमने बहुत अच्छे से समझाया है, बताया है, सिखाया है। राहुल एक वाहन चालक है। कैसा है बेटा? वाहन चालक है, और वह बिहार से केरल जाता है। कहां से? बिहार से केरल जाता है, जहां वह 6 महीने में मलयालम भाषा सीख जाता है। भाई, एक राहुल हैं, ये वाहन चलाते हैं, ये माना कोई गाड़ी चलाते हैं, ये गाड़ी चलाते हैं, चलो हम गाड़ी बना दिए, गाड़ी बना लो इसको, छोटी गाड़ी, बड़ी गाड़ी है, हाँ जी, ठीक है, कैसी भी गाड़ी है, आप इसको गाड़ी बना लो, है ना जी, चलो जी, है ना जी, हाँ, कुछ भी बना लो भैया, गाड़ी बना लो कुछ। ये वाहन चालक है, ये यहाँ से कहाँ से भाई? बिहार से कहाँ जाते हैं ये डेली रोड के माध्यम से केरल जाते, हो सकता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का कुछ काम करते हो, केरल जाते हैं, जहां वो 6 महीने आते जाते आते जाते वो केरल की जो है क्या मलयालम भाषा सीख गया वो है। अब ऐसा तो नहीं कि राहुल गए और वहां केरल में किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया उन्होंने, ऐसा तो नहीं हुआ ना कि वो जाके, ऐसा कहा गया प्रश्न में कि राहुल जाते हैं वहां कोचिंग करते हैं और मलयालम सीख जाते हैं। राहुल जाते हैं वहां विद्यालय में एडमिशन लेते हैं और वहां मलयालम सीख जाते हैं। भाई हमारी गाड़ी अच्छी नहीं बनी है तो हंसना नहीं तुम लोग हैं। हाँ, तो वहां जाते हैं तो या किसी शिक्षक से या भाषा प्रयोगशाला में, प्रशिक्षण संस्थान में जाके वो मलयालम सीख जाता है। अगर ऐसा लिखा होता तब भाषा का अधिगम होता, लेकिन ऐसे सिचुएशन में एक्चुअली वो राहुल जो मलयालम सीख रहा है वो कैसे सीख रहा है? सीखने के माध्यम से। इससे तो कहोगे सर भाषा अर्जन के माध्यम से। कैसे सीख रहा है? वह भाषा अर्जन के माध्यम से सीख रहा है। समझ गया ना बात को? समझ गया ना बच्चा? कौनो दिक्कत, कौनो परेशानी, सब देखेंगी राधा रानी, चिंता मास्तु। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो मेरे प्यारे प्यारे छात्रों। समझ गए ना जी? और आगे चलें, और आगे बढ़ें। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, आप भी आंसर बहुत लल्लन टाप कर रहे हो जी, भाषा अर्जन हो जाएगा, ठीक है।
जब बालक किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में सीखता है, सीखती है। अगर बालक किसी भाषा को द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में सीखता है, इसे क्या माना जाएगा? बताओ जरा इसका आंसर करो, फिर हम बताएं तुमको भी। जल्दी बताओ, इसका आंसर करें सारे विद्यार्थी, फटाफट आंसर करेंगे जो भी छात्र जुड़े हुए हैं। कि अगर जब बालक किसी भाषा को हम द्वितीय अथवा तृतीय भाषा के रूप में सीखता है, तो भाषा अर्जन होगा, भाषा की अमूर्तता होगी, भाषा में वृद्धि होगी, या भाषा सीखना कहलाएगा? तो क्या कहलाएगा बताओ? ठीक है, बोलो बोलो, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो, प्रेम से बोलो, सही कौन सा? चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, खटाखट फटाफट। भीगा, कितना बढ़िया वो कविता थी, हमारे बार बार मन में आ रहा है। गरजते घन घन न घन घन, नाचता है मोर सामन, है जी। ऐसी पड़ी झर झर झड़ी, भीगा बदन बेसुध है मन, भीगा बदन बेसुध है मन। बहुत अच्छी लाइन नहीं आई थी, है ना? हम लोगों ने कविता पढ़ी, काव्य पढ़ा, सी बता रहे हैं पक्का, भाषा वृद्धि बता रहे हैं, गलत है। यही तो हम जानना चाहते थे कि आपकी भाषा सीखना, कहीं सीखना शब्द लिखा है, कहीं भाषा शिक्षण लिखा है, कहीं भाषा सीखना लिखा है, ये भी जानते रहो। सबसे बड़ी बात है शब्दावली को सीखना। कहीं लिखा हो भाषा शिक्षण लिखा हो, भाषा शिक्षण लिखा हो, कहीं लिखा हो भाषा अधिगम लिखा हो, सबका मतलब एक होता है, ठीक है। हाँ, सबका मतलब एक होता है जी, सबका मतलब एक ही है, एक ही है। ये सब एक ही शब्द है, एक ही चीज, भाषा अधिगम, भाषा सीखने का। एक सेकंड रुकिएगा भाई थोड़ा सा, मैंने कहा प्लीज जस्ट वेट माय डियर स्टूडेंट, प्लीज वेट अ मिनट माय डियर स्टूडेंट, थोड़ा सा वेट कर लीजिएगा आप लोग प्लीज, 2 से 3 मिनट प्लीज वेट कीजिएगा, प्लीज वेट। हमारी आवाज जा रही तब तक हम, मैं बता देता हूँ, तब तक सुनकर सीख लो बेटा, तब तक सुनकर सीख लो। मैंने कहा था प्लीज डू मैनेज, 2 से 3 मिनट प्लीज वेट कर लेंगे आप लोग। क्या होता है तब तक आप सुन लीजिए, काम की चीज बोल दे रहा हूं। जब भी बालक भाषा जो है दूसरी तीसरी भाषा के रूप में सीखता है, जैसे आप अब अंग्रेजी विद्यालय में गए, अंग्रेजी सीख लिए, संस्कृत सीख लिए, तो ये सीखने को भाषा सीखना कहते हैं। हिंदी में जब प्रश्न आता है तो उसके लिए भाषा सीखने का प्रयोग होता है, उसको कहते हैं भाषा सीखना कहते हैं हम लोग, ठीक है। हाँ दीपक, प्लीज वेट, मैंने कहा ना थोड़ा सा आपको 2 से 3 मिनट इंतजार करना पड़ेगा, मैंने कहा। लेकिन तुम लोग फिर से वही, सर दिखाई नहीं दे रहा है, मैंने कहा ना बेटा प्लीज 2 से 3 मिनट वेट कर लेंगे तो हमारे लिए। मैंने कहा थोड़ा सा आज टेक्निकल इशू आया है, और ड्यूरिंग क्लास आया है ना जी, वो ड्यूरिंग टू क्लास आया है, और वो उसका हम, हाँ समझ गए ना जी। हम क्वेश्चन नहीं दिखा रहे, हम आपको बता रहे हैं भाषा अधिगम, भाषा सीखना, भाषा शिक्षण। तो कभी जब भाषा ऐसा प्रश्न हो और भाषा अधिगम नहीं लिखा है, भाषा सीखना लिखा हुआ है, भाषा शिक्षण लिखा हुआ है, तो उसका मतलब यही है कि वह, जी भाई साहब महेश जी, आपका कमेंट्स हमको दिख रहा है जी, एकदम 100% बस थोड़ा सा प्लीज वेट अ मिनट, जस्ट वेट। हाँ, थोड़ा सा इंतजार कर लेना, ये थोड़ी सी कुछ समस्या, टेक्निकल इशू आया है हमारे पास आज ये, तो इसके लिए हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे आप लोग, है ना जी। बस थोड़ा सा वेट कर लेंगे तो हमारे लिए बेहतर हो जाएगा, है ना। बिल्कुल आप हैक्टिक मत होइए, क्वेश्चन नहीं दिख रहा है भाई, दिखने लगेगा, बस 1 सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा, है ना जी। मैंने कहा है कि कुछ क्लास के आपके लिए प्रश्न बहुत अच्छे अच्छे हैं, तो हम सोच रहे हैं प्रश्न सारे करा दें, है ना जी, सारे क्वेश्चंस करा दें, अभी आगे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो प्लीज, और भी टॉपिक के क्वेश्चन है ना इसलिए, ठीक है, इसलिए और भी टॉपिक के क्वेश्चन है, तो थोड़ा प्लीज आप लोग जरूर वेट कीजिए, 2 से 3 मिनट, बार बार कहूँ 2 से 3 मिनट प्लीज वेट।
चलिए जी, कोई बात नहीं है। हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग करता है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? हिंदी भाषा की कक्षा में एक बच्चा बोलते समय अपनी मातृभाषा के शब्दों का प्रयोग कर रहा है, ऐसी स्थिति में आप क्या करोगे? जैसे कोई छात्र है, वह पढ़ रहा है हिंदी भाषा और बीच-बीच में माना वह कहीं उड़ीसा का रहने वाला, तो बीच-बीच में उड़िया भाषा, अपनी मातृभाषा का वह प्रयोग कर रहा है ना? तो उसको हम क्या बोलते हैं? आप क्या करोगे एज अ शिक्षक? आप क्या करोगे? आप टीचर हो, आपकी कक्षा में बालक हिंदी पढ़ रहा है और हिंदी बोलते समय वह अपनी मातृभाषा का भी वह बीच बीच में प्रयोग कर रहा है। उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों का ही प्रयोग स्वयं भी करेंगे। उसे टोकेंगे और उसकी मातृभाषा के शब्दों के, हिंदी के शब्दों का दृढ़ता से प्रयोग करवाएंगे नहीं। उसकी भाषिक अभिव्यक्ति पर ध्यान नहीं देंगे और पाठ जारी रखेंगे। उसे टोकेंगे नहीं और उसकी मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे। तो बताओ सब लोग इसमें कौन सा राइट होगा? और उसकी मातृभाषा के शब्दों में हिंदी के शब्दों का प्रयोग कर वाक्य को दोहराएंगे, तो सही तरीका कौन सा होगा? कमेंट करके बताओ जी। देखिए जी, तो कृपया करके प्लीज, ये आपसे रिक्वेस्ट है हमारी आज के लिए कि थोड़ा सा प्लीज मैनेज कीजिएगा। और हम सोच रहे हैं 50+ क्वेश्चन है वो मैं सब आपको करा दूं। मैं सोच रहा हूं कि क्योंकि हर टॉपिक से मैं कोशिश किया हूं कि मैं लेकर लगभग हर टॉपिक के क्वेश्चन होंगे, तो इसीलिए मैं सोच रहा हूं सारे क्वेश्चन करा दूं, है ना जी? तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कीजिएगा। ये कह रहे हैं उसे टोंगे उसकी मां का ही, केवल मातृभाषा का ही प्रयोग करोगे तो जो हिंदी पढ़ा रहे हो उसको क्या होगा, उसका क्या होगा? तो यह भी ज्यादा उचित नहीं। जो राइट आंसर है उसे टोकेंगे नहीं। मातृभाषा के शब्दों के स्थान पर, मतलब मातृभाषा का प्रयोग तो हम करने दे रहे हैं। जैसे वो उड़िया में कुछ बोल रहा तो हमको वही उड़िया वाले शब्दों को लेकर कहना कि इसको हिंदी में यह भी कहते हैं। तो हिंदी भी साथ में चल रही है और उसकी मातृभाषा भी। तो ये डी वाला सबसे उचित उत्तर होगा, ठीक है जी। डी इज द राइट आंसर। निम्नलिखित में से सही कथन का चयन करें। प्रथम भाषा प्रशिक्षण द्वारा अर्जित की जाती है। प्रथम भाषा विद्यालय, अगर आपने अधिगम अर्जन पढ़ा है हमारी क्लास तो उत्तर बढ़िया करोगे। प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। प्रथम भाषा बच्चों के सचेतन प्रयास द्वारा अर्जित की जाती है। तो बताओ हमें लोग कौन सा राइट है जी? जल्दी बोलो, कुछ तो बोलो। चलते रहो, बढ़ते रहो, फटाफट आंसर करेंगे सारे लोग, हैं जी। आज हम ऐसे ही पढ़ाएंगे, 2-2 मिनट रुक रुक के पढ़ाएंगे आज थोड़ा सा। हाँ, आज 2-2 मिनट रुक के पढ़ाएंगे, लेकिन क्वेश्चन सारे कराएंगे, प्रश्न हम सारे कराएंगे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ठीक है? हाँ जी। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। जो भी हमारे छात्र जुड़े हुए हैं सभी का बहुत स्वागत है जी, है ना जी? स्वागतम सर्वेशाम कृते। बताओ सभी लोग। प्रथम भाषा प्रशिक्षण द्वारा विद्यालय में अर्जित की जाती है। अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, भाषा बच्चों का सजग प्रयास कर। तो भाई सही कथन का चयन करना है सभी लोग। 38 नंबर क्वेश्चन का फटाफट आंसर बता दो। सी बता रहे हैं जी, कह रहे हैं जी प्रथम भाषा अर्जन एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। बात सही है। जब प्रशिक्षण द्वारा अगर हम कुछ सीखते हैं तो वो अधिगम होता है। वो क्या होता है? वह अधिगम की विशेषता है। अगर हम विद्यालय में अर्जन नहीं करें, विद्यालय में कुछ सीख रहे हो तो वो क्या है? अधिगम है, ठीक है। सचेत प्रयास के द्वारा सीख रहे हो तो वह भी किसकी विशेषता है? अधिगम की। यहां पर ये सही करो, प्रथम भाषा हमारी कौन सी होती है? वो मातृभाषा होती है। थोड़ा सा और, बहुत प्रॉब्लम कर। प्रथम भाषा। अच्छा ये बताओ, आपसे हम वर्बली तब तक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि जो हमारी द्वितीय भाषा होती है, प्लीज, जो हमारी द्वितीय भाषा होती है उसका हम अधिगम करते हैं या फिर अर्जन करते हैं? जो दूसरी भाषा होती है, आप कमेंट करके बताओ। मैं आपसे प्रश्न, अगर हमको सुन पा रहे हैं, द्वितीय भाषा का हम अर्जन करते हैं, प्रश्न नहीं दिखेगा कोई बात नहीं है, हम द्वितीय भाषा का अर्जन करते हैं या अधिग्रहण करते हैं? प्लीज कमेंट, कमेंट बॉक्स में आप बताएं, हम द्वितीय भाषा का अर्जन करते हैं या अधिग्रहण करते हैं? द्वितीय भाषा का अर्जन करते हैं या फिर अधिग्रहण? कमेंट करके बताएंगे सारे लोग जी।
अर्जन करते हैं द्वितीय भाषा। दीपक जी, द्वितीय भाषा जो होती है हमारी, कह रहे हैं अधिगम होता है, कुछ अर्जन बता रहे हैं, कुछ अधिगम बता रहे हैं। जो हमारी दूसरी भाषा को हम क्या क्या लिखते हैं? द्वितीय भाषा को ही लक्ष्य भाषा कहते हैं। हम द्वितीय भाषा को ही किस नाम से जानते हैं? द्वितीय भाषा को ही लक्ष्य भाषा के नाम से जानते हैं। द्वितीय भाषा को ही हम विद्यालय की भाषा कहते हैं। द्वितीय भाषा सुनकर सीखो तब तक। हाँ, 2 मिनट खाली मत बैठना, आप भी लिखकर भेजो फटाफट सारे लोग। हाँ भाई, नहीं दिख रहा है मुझे पता है, मैं बताया ना, थोड़ा सा 2-2 मिनट थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। बहुत जल्दी हम 50 क्वेश्चन कराते हैं, चिंता मत कीजिएगा, आप थोड़ा सा और फास्ट करा देंगे। थोड़ा सा दिक्कत है बेटा, मैंने शुरू में बता दिया, ये ड्यूरिंग क्लास 38 क्वेश्चन हो गए हमारे, ये क्लास के दौरान ये समस्या आई है, थोड़ा सा फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। तो इसको हम अब बीच में प्रॉपरली सॉल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको बस इतना ही बताना है, जो भी हमारे विद्यार्थी हैं, कि लिखो द्वितीय भाषा को ही लक्ष्य भाषा कहते हैं। क्या बोलते हैं? लक्ष्य भाषा कहते हैं। द्वितीय भाषा को ही विद्यालय की भाषा कहते हैं। हाँ, द्वितीय भाषा को कक्ष की भाषा कहते हैं। और ये सारी जो भाषाएं होती, इनका हम अधिगम करते हैं। समझ में आया? जैसे आप अभी हमसे पढ़ रहे हो, नोट करो, जैसे आप हमसे पढ़ रहे हो, तो ये अधिगम हो रहा है कि अर्जन हो रहा है? अब बताओ जी। मैंने कहा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो परीक्षा में प्रश्न का टाइप कोई भी रहेगा, आप आंसर कर लोगे। आप जैसे अभी हमसे पढ़ रहे हो, जैसे आप हमसे पढ़ रहे हो, तो ये क्या कर रहे हो? अधिगम कर रहे हो या फिर अर्जन कर रहे हो? इतना बताओ। तो अधिगम हो रहा है या फिर अर्जन हो रहा है? जल्दी बताना फटाफट। बस वेट अ मिनट, प्लीज वेट अ मिनट, प्लीज वेट, please wait my dear students, wait a minute please, just wait, I will solve this problem soon, okay? चलो जी, ठीक है। यहां पर ज्ञान की जो अवचेतन स्वीकृति है, जहां सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में एकत्र होती हैं, उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? क्या ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहां होती है, ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति, जल्दी बताओ। लक्ष्य भाषा, प्रयास पूर्वक, व्याकरण का प्रयोग, विद्यालय की चेतन। क्या बात है, वेल डन। ये हुई ना बात। ये सारी चीजें, अगर इतने शब्द आ गए तो समझ लेना बेटा, वहां पे अधिगम हो रहा है। क्या हो रहा है? समझ जाना कि अधिगम कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। क्योंकि जी, जब आप किसी शिक्षक से सीख रहे होते हैं और औपचारिक तरीके से पाठ्य पुस्तक की भाषा, व्याकरण की, जो व्याकरण के नियमों का प्रयोग होता है, वो सब अधिगम के अंतर्गत आता है ना, वो उसके अधिगम में। अब यहां अवचेतन स्वीकृति क्या कह रहेगी बताओ? अधिगम, विकास, अर्जन, कार्य। 39 नंबर प्रश्न है, उसका आंसर क्या होगा, है ना? जा बताओ इसका आंसर क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों। 39 नंबर क्वेश्चन है ये। 39 नंबर क्वेश्चन है, ज्ञान की अवचेतन स्वीकृति जहां सूचनाएं संप्रेषण के माध्यम से मस्तिष्क में होती हैं, उसे भाषा के किस रूप में जाना जाता है? अधिगम के, विकास के, अर्जन के, या फिर कार्य के रूप में? 39 नंबर ए बता रहे हैं। बिल्कुल गलत है, गलत है। अब ये जो अवचेतन मैंने कहा ना, हमारी आज ही जाकर, अगर आपको, आप हमारी क्लास पढ़ी हुई है, जाके अधिगम और अर्जन वाली क्लास देख लेना, ये सारे टैगवर्ड हैं। कहीं अवचेतन शब्द आ गया, कहीं आ गया सहज शब्द आ गया, कहीं स्वाभाविक शब्द आ गया, है ना जी, कहीं नैसर्गिक शब्द आ गया, कहीं प्राकृतिक शब्द आ गया, कहीं प्राकृतिक शब्द आ गया। तो वो क्या होता है? भाषा का अर्जन होता है। वो क्या होता है बेटा? वह भाषा का अर्जन होता है ना जी? वो हो, हाँ, वो भाषा का अर्जन होता है। ठीक है, वो क्या होता है? वो भाषा का अर्जन कहलाता है। सी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर भाषा का अर्जन, और कहीं लिखा है प्रथम भाषा, प्रथम भाषा को क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। हाँ, क्लास हमने पूरी इसके लिए बनाई है, आपके लिए पूरी क्लास हमने पढ़ाई है, तो जाकर देख लेना। अधिगम अर्जन लल्लन टाप टैग वर्ड से हो जाता है। अधिगम अर्जन टैग वर्ड्स, भाषा कौशल टैग वर्ड से हो जाता है। हमने वो चीजें आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाते समय ही टैग बताया है। कौन सा प्रत्युपकार में कौन सी संधि, एक प्रश्न संधि का आ गया, प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? बस बेटा 10 क्वेश्चंस और बचे हैं, आपको जाना नहीं है, ठीक है, आपको बिल्कुल नहीं जाना है। थोड़ी सी समस्या होगी तो फेस कर लेना। अगर थोड़ी सी समस्या होती है तो आप थोड़ा सा उसको फेस कर लेना, हमारी ओर से, है कि नहीं? हमारी ओर से थोड़ा सा फेस कर लेना उसको, लेकिन जाना नहीं है आपको जी। प्रत्युपकार में संधि कौन सी है? या और इसका एक चीज और कहें, संधि विच्छेद भी बता दो।
संधि विच्छेद भी बता दीजिए साथ में, कुछ भी पूछ सकता है ना परीक्षा में। संधि विच्छेद प्रत्युपकार में कौन सी संधि है? अवचेतन, अर्जन प्रक्रिया, चेतन प्रक्रिया, भाषा अधिगम। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, यण संधि, दीर्घ संधि, विसर्ग संधि, व्यंजन संधि, संधियां भी हमने आपको पढ़ाई ही है। हाँ, तो संस्कृत भाषा की भी अगर आपने नहीं पढ़ी तो संस्कृत भाषा की संधि पढ़ लोगे तो हिंदी की पढ़ने की जल्दी आवश्यकता नहीं पड़ती है। अगर संस्कृत भाषा की संधि पढ़ लिया तो इसकी पढ़ने की ज्यादा आवश्यकता आपको नहीं पड़ती है। तो बोलो बोलो जी, कुछ तो बोलो, लिख कर बोलो, सारे बोलो सही कौन सा। मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों, फिर से बंद हो गया, कोई बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप तब तक आंसर करो। आप बताओ, हमने बता दिया है, प्रश्न देख लिया है ना, तो आंसर करते रहो। प्रत्युपकार में संधि कौन सी है? 40 का ए। ओके, कुछ लोग बी बता रहे हैं। यण है, दीर्घ है, विसर्ग, प्रत्युपकार शब्द है। हम शब्द बोल दे रहे हैं और आप इसका संधि विच्छेद करके भेजो फटाफट, क्योंकि एग्जाम में संधि विच्छेद भी पूछ सकता है। प्रत्युपकार, प्रतिधन उपकार कोई बता रहा है जे है, ई और यू, ई को या। अच्छा, पक्का श्योर, प्रतिधन उपकार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, वेल डन। हाँ जी शर्मा जी, बहुत। दीपक जी ए बता रहे हैं सभी लोग, ए। बहुत बढ़िया। कह रहे हैं सर सी राइट आंसर, 40 का सी। नहीं भैया, विसर्ग कहां से हो जाएगा? देखो हमारे छात्र लिख रहे हैं ना प्रतिधन उपकार। अब प्रतिधन उपकार जो होता है, क्या होता है बेटा? प्रतिधन उपकार, प्रतिधन जो उपकार होता है, सुन लो, कुछ चीजें सुनकर सीख लीजिए ना। हाँ, और एक चीज और नोट करो, आप कमेंट बॉक्स में लिखकर भेजना। अभी हम आपको लिख दे रहे हैं, जो भाषा का अर्जन होता है वो कैसे होता है? बालक भाषा का अर्जन ज्यादा कैसे करता है? श्रवण करके करता है, सुन करके करता है। भाषा का अर्जन से जुड़ा हुआ कौशल कौन सा है जो सबसे ज्यादा हेल्प करता है? वो श्रवण कौशल है। बालक अपने घर में रहकर, अपने परिवार में रहकर वह सुनता है और सुन करके वह ज्यादा अर्जन करता है। ठीक है, भाषा का अर्जन के से संबंधित कौन सा कौशल? तो कहोगे भाषा के अर्जन से संबंधित होता है आपका श्रवण कौशल। ठीक है, भाषा के अर्जन से संबंधित कौन सा कौशल होता है? तो कहेंगे सर श्रवण कौशल होता है। समझ गए ना बात को? कौनो दिक्कत, कौनो परेशानी, अब देखेंगी राधा रानी। समझ ना बात को मेरे प्यारे प्यारे विद्यार्थियों? ठीक है जी, बस वेट भैया, खुल रहे हैं जी, शटर खुल रहा है जी। हाँ, बहुत बढ़िया। प्रतिधन उपकार, थोड़ी सी आज दिक्कत हो गई यार, ये लोग हैं, थोड़ा सा प्लीज मैनेज कीजिए इसको। हाँ, लेकिन प्रश्न अच्छे हैं, इसलिए हम सोच रहे हैं कि पूरे 50 के 50 क्वेश्चंस आपको हम करा दें। ठीक है, तो प्रतिधन उपकार ई के स्थान पर, ई के स्थान पर यहाँ या हो गया है। और इसका इसका सबसे बड़ा है कि या, ध्यान देना, इसका ट्रिक क्या है? या, वा, रा और ला के जस्ट पहले आधा व्यंजन कहीं दिख जाए, आधा व्यंजन दिख जाता है तो वहां पर यण संधि होती। ठीक है, वहां पर यण संधि होती है अगर या, वा, रा, ला के पहले कहीं पर आधा व्यंजन दिख जाए। ठीक है, निम्न में से गृह कार्य की उपयोगिता नहीं है। सारे प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन हैं आपके, सारे प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न हैं भाई। गृह कार्य की उपयोगिता नहीं होती है स्वाध्याय करने के अभ्यास में, स्वचिंतन मनन करने की शक्ति के विकास में, अतिरिक्त समय का सदुपयोग करने में, प्रश्नों का अधिक होना। तो इसमें कौन सा गृह कार्य की उपयोगिता नहीं है? गृह कार्य में किसका प्रयोग नहीं पूछा, नहीं होता है। क्या बात है, बड़े अच्छे विद्यार्थी, थैंक यू फॉर सपोर्ट। क्योंकि आज थोड़ा सा बेटा टेक्निकल इशू हो गया। बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आप सबको हैं जी साथ बने रहने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर जो आपको हम बताना चाह रहे हैं, ध्यान दीजिएगा कि कौन सा गृह कार्य जो आपको होमवर्क हम देते हैं, हम भी देते हैं गृह कार्य आपको, तो गृह कार्य की उपयोगिता क्या नहीं होती है या गृह कार्य से जुड़ा हुआ कौन सा ऑप्शन नहीं है? कमेंट करके बताएंगे सारे लोग। गृह कार्य से जुड़ा हुआ कौन सा वाला ऑप्शन नहीं है यहाँ पर? कौन सा? तो कहोगे सर स्वाध्याय, बिल्कुल गृह कार्य का। और तो कहोगे सर डी वाला नहीं है, प्रश्नों का अधिक। गृह कार्य का मतलब ये नहीं होता कि आपको हम कम से कम 50 प्रश्न दे दें करने के लिए, नहीं है, डी वाला राइट आंसर। और लेकिन ये कभी पूछ ले अब प्रश्न, पूर्ण गृह कार्य की क्या विशेषता होती है? तो ये स्वाध्याय के लिए होता है, स्वचिंतन मनन के लिए होता है। गृह कार्य अतिरिक्त समय का सदुपयोग करने के, ये सब किसकी विशेषता है? ये सब गृह कार्य के विषय में कोई प्रश्न आए और पॉजिटिव पूछे तो ये सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। यह सीखते चलो, कोई जरूरी नहीं कि अगली बार भी निगेटिव पूछे, अगली बार पॉजिटिव पूछ सकता कि निम्नलिखित में से गृह कार्य के विषय में सही है
क्या सही है कि नहीं? तो प्रश्नों का अधिक होना यह बात सही नहीं है, बाकी ये सारी चीजें हेल्प करती हैं गृह कार्य में। स्वाध्याय का विकास होता है, स्वचिंतन मनन का होता है, और समय का सदुपयोग करने के लिए, खाली समय का सदुपयोग करने के लिए गृह कार्य दिया जाता है। हिंदी बात हिंदी भाषा शिक्षण में निदानात्मक परीक्षण, जिसको हम कहते हैं पुनः शिक्षण, हमने पढ़ाया है आपको, पुनः शिक्षण पढ़ाया है, ये पुनः शिक्षण का पार्ट है। हाँ, थोड़ा सा ऐसे ही चलेगा जी। पुनः शिक्षण बताओ, पुनः शिक्षण निदानात्मक परीक्षण शिक्षक को क्या समझने में सहायता करेगा? जो निदानात्मक परीक्षण होता है वह क्या समझने में सहायता करता है? फटाफट बताएंगे। निदानात्मक परीक्षण, ठीक है। हिंदी में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है, यह जानने के लिए। निदान क्या होता है, कोई बताएगा निदान? कोई बात नहीं, आप कमेंट करके बता दो हमको निदान क्या होता है। निदान क्या होता है? निदानात्मक परीक्षण, निदान क्या होता है, कमेंट करके बताओ। निदान कैसे, निदान कैसे, निदान और उपचार पढ़ते हो ना, निदानात्मक उपचारात्मक, उसे को हम पुनः शिक्षण के नाम से जानते हैं ना जी। कोई बात नहीं है, फिर से हम आ जाएंगे। थोड़ा सा इंतजार, फिर से 2 मिनट का इंतजार फिर से कर लो। वेट ओनली 2 मिनट। ओके ओके, बस हमारा प्रश्न भी समाप्ति की ओर है, फटाफट जल्दी से समाप्त भी हो जाएगा, है ना जी। तो कमेंट बॉक्स में बताओ निदान क्या होता है, निदान का टैगवर्ड क्या होता है, तो लिखो। निदान कहीं किसी प्रश्न में कारण कारण जानने की बात हो कि भाई वह क्यों अच्छा पढ़ नहीं पा रहा है, कारण जानना, है ना जी। कहीं लिखा हो कारण जानना, कहीं लिखा हो त्रुटि जानना, समस्या पहचानना, ठीक है, ठीक है। अधिगम अंतराल जानना, कठिनाइयों को दूर करना, दूर, और वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। कठिनाइयों को दूर करने का कारण जानना, सही कह रहे हैं, कठिनाइयों, क्या कठिनाई है उसको पहचानना, ठीक है। बच्चे की कमियों को पता लगाना, बहुत बढ़िया। और बताओ सभी लोग फटाफट लिख के भेजो, सारे छात्र लिखकर भेजेंगे। निदान क्या हो, ये सब टैग वर्ड जो आप लिख रहे हो ये टैग है। अगर निदान से संबंधित प्रश्न है और ऑप्शन में कहीं दिख जाए कि बच्चे की कमियों का पता लगाया जा रहा है, कठिनाइयों को दूर करने का क्या कारण, या कठिनाइयों का क्या कारण है, हाँ, कमियों का पता लगाना, वेरी नाइस। और आपको और क्या होगा, कमजोरी का पता लाना, बहुत बढ़िया। और क्या, और लिखो लिखो अधिगम अंतराल, क्या, अधिगम अंतराल का पता लगाना, लिखो लिखो, चैट बॉक्स में लिखो अधिगम अंतराल का पता लगाना, क्या लगाना, अधिगम अंतराल का पता लगाना। कमेंट बॉक्स में फटाफट लिखो अधिगम अंतराल का पता लगाना। और अधिगम अंतर, दो शब्द प्रयोग होता है आपकी परीक्षा में, दो शब्द प्रयोग होता है, अधिगम अंतराल और अधिगम अंतर का पता लगाना, ठीक है जी। तो बहुत बढ़िया, कोई बात नहीं, लिख दो एक बार, अधिगम अंतराल लिख के भेजो ना आप लोग, अधिगम अंतराल। थोड़ा सा समस्या है भाई, आज आप लोग प्लीज मैनेज कर लीजिएगा, थोड़ी सी बार बार समस्या हो, लेकिन हम 50 क्वेश्चन इसलिए करा रहे हैं, मेरा कमेंट। अरे पूजा जी एकदम लल्लन टाप तुम्हारा कमेंट दिख रहा है, बहुत अच्छा बताया है, कमजोरी का पता लगाकर उपचार किया जाता है, बात सही है। जब तक कमजोरी पता नहीं होगी, हिंदी में विद्यार्थी सीखने संबंधी किन कठिनाइयों का सामना कर रहा है उनका पता लगाना। हाँ, कहीं लिखा होगा अधिगम अंतराल का पता लगाना, लिखा हो अधिगम अंतराल का पता लगाना, है ना जी। कहीं लिखा होगा समस्या का पता लगाना, है, कहीं लिखा होगा कमजोरी को जानना, है जी, है जी, कमजोरी, कहीं लिखा हो कमजोरी को जानना, कहीं लिखा होगा त्रुटि को पहचानना, त्रुटि पहचानना, हाँ, त्रुटियों को पहचानना, त्रुटियों को पहचानना कहीं लिखा हो, है कि नहीं। तो ऐसा लिखा है तो सब किसका है, निदान है। और जब हम इसका इसका उपचार कर देते हैं ना, इसका निवारण कर देते हैं जान करके, तो वो क्या हो जाता है, उपचार हो जाता है। वेरी नाइस जी। अधिगम अंतर और अधिगम अंतराल ये सब भी टैग वर्ड किसका है, निदान का है, ठीक है। मूल्यांकन उपयोगी होता है शिक्षक को विद्यार्थियों के स्वभाव को समझने के लिए, विद्यार्थियों के आचरण को समझने के लिए, विद्यार्थी की प्रगति जानने के लिए मूल्यांकन अनुपयोगी है। तो मूल्यांकन का उपयोग क्या है, कमेंट करके फटाफट बता दो जी, जल्दी जल्दी। 43 का कौन सा राइट आंसर है ना जी, 43 का कौन सा राइट आंसर है मेरे प्यारे विद्यार्थी।
43 नंबर क्वेश्चन का कौन सा राइट आंसर है? मूल्यांकन उपयोगी है तो कहोगे सर विद्यार्थी की प्रगति को जानने के लिए। ठीक है, विद्यार्थियों की प्रगति को, विद्यार्थी कितना जो हमने सिखाया पढ़ाया वो कितना समझ पाया है, उस प्रगति को जानने के लिए यह मूल्यांकन वाला जो आपका सिलेबस में है, मूल्यांकन से आया हुआ यह प्रश्न है, आपकी प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन है। सी इज द राइट आंसर है, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। किस क्रिया में निरंतर शोरगुल से छात्रों का ध्यान हट जाता है? हम ऐसी कौन सी क्रिया क्लास में करें कि छात्र जो है शोरगुल से छात्रों का ध्यान हट जाए? सीखने की विधि, सीखने का उचित वातावरण देंगे, परिपक्वता एवं सीखने की विधि। फटाफट बता दो कब हमारा कैमरा हमको धोखा दे दे, कुछ पता नहीं है ना जी? तो फटाफट आंसर कर दें सब लोग, है कि नहीं? चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो, लाइक शेयर भी करते रहो। अब कहें लाइक शेयर क्या करें, तुम पढ़ाई करो बस बच्चे से। बोलो बोलो, कुछ तो बोलो। लाइक शेयर सब हो जाता है जी, पहले आप उत्तर करो जितने छात्र हैं। सी 44 का, अगर निरंतर शोरगुल है पास में और छात्र का ध्यान जा रहा है तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? सीखने का उचित वातावरण की व्यवस्था करेंगे। ठीक है ना जी? सीखने के एक अच्छा माहौल देंगे, सीखने का माहौल देंगे, सीखने का उचित वातावरण हम प्रदान करेंगे। आप समझ पा रहे हो ना हमारी बात को? कोनो दिक्कत कोनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी, कोई समस्या नास्ती। चलते रहो, बढ़ते रहो, पढ़ते रहो। बी फॉर बेस्ट आंसर। ठीक है, 45 नंबर क्वेश्चन है, विद्यालय आने से पूर्व बच्चे क्या होता है? सभी भाषाओं में पूर्ण दक्षता रखते हैं, भाषा के व्याकरण की सचेत समझ रखते हैं, भाषा का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं रखते, अपनी भाषा में समझने समझाने की कुशलता से लैस होते हैं। तो बताओ कौन सा राइट आंसर है? हाँ, माना कि कोई बात नहीं है, कॉपी समझ थोड़ा सा मैनेज कीजिए, बस एकदम अंतिम प्रश्न है हमारा, अंतिम प्रश्न की ओर हम लोग हैं। अगर बच्चा विद्यालय आने से पहले क्या होता है, उसको किसका ज्ञान होता है? 44 का सी है। 45 प्रश्न नंबर दिखा है कि नहीं आप लोगों को? जी बोलो बोलो। परिपक्वता नहीं होता बेटा, परिपक्वता नहीं। उचित वातावरण देंगे तो शोरगुल से उसका ध्यान अलग होगा ना। हाँ, उचित वातावरण होता है। अगर शोरगुल है और उसकी परिपक्वता से उसको थोड़ी ना दूर करते हैं जी, ना ना ना। शोरगुल को हम कैसे दूर करते हैं? उचित वातावरण की व्यवस्था करें। देखो क्या क्विक आंसर कर दिया है, डी बता दिया है। बहुत बढ़िया, डी इज द राइट आंसर। 45 नहीं देख लिया क्वेश्चन, 45 का डी वाला ही सही है। हाँ, जब भी बालक विद्यालय आता है तो वह अपनी मातृभाषा से लैस होता है। अपनी भाषा मतलब जहां कहा जाए बार बार प्रथम भाषा, और छात्र की अपनी भाषा, अपनी भाषा किसे बोलते हैं? अपनी भाषा उसकी मातृभाषा के अंतर्गत आती है ना। हाँ जी, बहुत बढ़िया, वेल डन। अपनी भाषा किसके अंतर्गत आती है? अपनी भाषा उसकी मातृभाषा के अंतर्गत आती है। ठीक है, कोनो दिक्कत कोनो परेशानी सब देखेंगी राधा रानी। अब आज राधा रानी नहीं देख रहे तो हम क्या करते हैं ना जी? जी, अपनी मातृभाषा से परिपूर्ण होते हैं। जब कोई, जैसे आप जब भी विद्यालय में एडमिशन लेने गए होंगे तो आप तो अपनी भाषा को बोलना जान रहे होंगे ना। अपनी, है जी, अपनी भाषा को बोलना आपको पता रहा होगा, अपनी भाषा को बोलना आप जान रहे होंगे। वही क्या है आपकी, आप मातृभाषा से लैस होते हैं। बिल्कुल अपनी मातृभाषा को लेकर आता है, अपनी बात को समझता है। सही कह रहे हैं पूजा जी, बहुत बढ़िया। तो डी इज द राइट आंसर। अभी आपको लास्ट में ऐसा ही ना सीखना, किसी को जाना नहीं, लेकिन सच बता रहे किसी को जाना नहीं है, ये मैं बता रहा हूं, अभी आपको जाना नहीं है। हाँ, थोड़ा सा कुछ समस्या हो रही तो प्लीज इसको ध्यान दीजिए। यह है, प्राथमिक स्तर पर बच्चों की भाषा शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है यह बताना है, असत्य कथन ढूंढना है कि बच्चों की जो भाषा संकल्पना विद्यालय में प्रचलित भाषा परिवेश में विरोधाभास भाषा सीखने में सहायक होती है। अगर कहीं पर परिवेश में जो विरोधाभास होगा तो वहां बच्चा क्या करेगा? बढ़िया सीखेगा, वहां बच्चा अच्छा सीखता है। ठीक है, तो कभी भी विरोधाभास में बच्चा अच्छा नहीं सीखता, यह बात असत्य है। ठीक है, सहायक नहीं होता है, कभी विरोधाभास भाषा सीखने में सहायक नहीं होता है ना जी। ठीक है, बात समझ गए? तो ए वाला आपका एकदम राइट आंसर है। 46, आगे आ जाओ। भाषा संप्रेषण का माध्यम है। भाषा क्या है? संप्रेषण का माध्यम है। समाज में किसी भी भाषा के मौखिक रूप का महत्व सर्वाधिक होता है। निम्नलिखित में से कौन भाषा की मौखिक अभिव्यक्ति के प्रकारों से सम्मिलित नहीं है? ऐसा कौन सा प्रकार है जिसमें मौखिक भाषा की अभिव्यक्ति नहीं होती है? वार्तालाप, कहानी लेखन, वाद विवाद एवं वार्तालाप। बताओ, 47 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट आंसर कर दो जी।
कुछ विद्यार्थी भी पीछे भी हैं, फटाफट इसका आंसर करो कि कौन सा है इसमें कि भाई अभिव्यक्ति का मौखिक रूप से अभिव्यक्ति के प्रकारों में सम्मिलित नहीं है, जहां पर हम मौखिक रूप से अभिव्यक्ति करते हैं। फिलहाल आपने प्रश्न देख लिया है तो उत्तर करो। तो ये इसमें क्या होगा बेटा, इसको कहानी लेखन कहते हैं, क्योंकि लेखन यह लेखन है, या लेखन कभी मौखिक नहीं होता है, मूर्त रूप होता है, तो ये नहीं है। तो ये बाकी वार्तालाप मौखिक रूप से होता है, वाद विवाद मौखिक रूप से, वार्तालाप दोनों मौखिक रूप से होता है, जाहिर सी बात है कि ना। बच्चों का सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है, कई तरीके से आप क्वेश्चन पूछता है। भाषा कौशल पता है तो ये पता कि सक्रिय शब्दकोश किसे कहते हैं? जिन शब्दों को बच्चे जानते हैं, जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं और प्रयोग करते हैं, जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं प्रयोग या केवल प्रयोग करते हैं। तो जिन बच्चों का अर्थ जानते हैं और प्रयोग करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? सक्रिय शब्दावली। ठीक है, सक्रिय शब्दावली कहते हैं। और जैसे कभी कभी जिन शब्दों का अर्थ बच्चे जानते हैं लेकिन प्रयोग नहीं कर पाते, अर्थ जानते हैं प्रयोग नहीं कर पाते हैं, तो वो निष्क्रिय कहलाती है। अगर प्रयोग कर ले रहे हैं तो सक्रिय शब्दावली है, जानते हैं शब्द का अर्थ लेकिन प्रयोग नहीं कर पाते हैं तो वह निष्क्रिय हो जाती है, और अर्थ जानते हैं प्रयोग कर लेते हैं तो वो सक्रिय शब्दावली कहलाती है। नेक्स्ट, समाचार पत्र की मुख्य पंक्तियों पर सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन है? सरसरी दृष्टि डालना मुख्य पंक्तियों पर, जैसे हेडलाइन पढ़ते हो तुम लोग, पेपर में हेडलाइन पढ़ते हो तो कह रहे हैं सरसरी दृष्टि डालना किस प्रकार का पठन है? कमेंट करके बताओ सभी लोग किस प्रकार का पठन कहलाएगा ये। फटाफट खटाखट हमने क्वेश्चन दे दिया है, आंसर करते रहो तुम लोग। क्वेश्चन दे दिया है, आंसर करते रहो। क्या कहते हैं? स्कीमिंग रीडिंग कहते हैं, स्कीमिंग रीडिंग या सरसरी दृष्टि। और बारीकी से पठन को स्कैनिंग बोलते हैं अंग्रेजी में, हाँ स्कैनिंग बोलते हैं। ठीक है ना, नोट कर लो। आगे आ जाओ, अंतिम प्रश्न है। एक पाठक समाचार पत्र पढ़ती है, वह एक दिन पहले खेले गए क्रिकेट मैच पर कुछ विशिष्ट जानकारी देखना चाहती है, इस प्रकार के पठन को हम स्कैनिंग कहते हैं। क्या विशिष्ट जानकारी? केवल किसका? एक दिन पूरा अखबार नहीं पढ़ेगी, क्रिकेट मैच वाला पार्ट केवल देखना चाहती है, कि एक विशिष्ट तथ्य को देखना चाहती है, इसलिए क्या होगा, वह स्कैनिंग रीडिंग कहलाएगी। क्या कहलाएगी? स्कैनिंग रीडिंग है। और लीजिए आपका 51 नंबर होमवर्क है, इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे देना। इसका आंसर आपको कहां देना है? कमेंट बॉक्स में। स्वतंत्र लेखन का मुख्य लाभ क्या होता है, इसका उत्तर ये आपका गृह कार्य है। तो आज के लिए इतना ही मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नमस्कार, शुभम भूयात, मंगलम भूयात, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थोड़ी सी असुविधा के लिए क्षम्यताम, लेकिन शुभकामनाएं हैं आप सबको आपकी परीक्षा के लिए। ऑल द बेस्ट, है ना जी। और बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी को। शुक्रिया, धन्यवाद टू ऑल ऑफ यू। जी, जाते जाते सेशन को लाइक कर देना, शेयर कर देना, आपकी जिम्मेदारी है। जो भी छात्र हैं प्लीज सेशन को लाइक करते हुए जाएंगे, शेयर करते हुए जाएंगे। बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया टू ऑल ऑफ यू, है ना जी। प्लीज सेशन को लाइक जरूर कर देना, आपकी जिम्मेदारी है। धन्यवाद।